हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैं लाइव नहीं आया हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, मेरे पास इंटरेक्टिव बोर्ड अभी नहीं है। उसका रीज़न है कि लाइव आने के बाद ना क्या होता है कि बच्चे आते नहीं हैं, लाइव में रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो फिर लाइव जाने का क्या मतलब है। मैं स्टूडियो जाऊँ, लाइव आऊँ, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर देखिए, इसमें भी आप लोगों को सेम क्वालिटी मिलेगी। एक बार देखिए, अगर आप लोगों को क्वालिटी अच्छी लगती है तो हम इसी पे कंटिन्यू कर लेंगे, आप लोगों की सारी रिवीजन क्लॉज जितनी हैं ऑडिट की। और यदि कोई तकलीफ़ होती है, कोई दिक्कत होती है तो बताइए, फिर हम वापस उसी इंटरेक्टिव बोर्ड पे ही पढ़ा देंगे। क्लियर है? तो फिलहाल आप इसी से मैनेज करिए ये हमारा। लेकिन आप समझिए कि CA फाइनल लॉ का भी हमारा पेड कोर्सेज अवेलेबल है। 60 घंटे का है विथ क्वेश्चन एंड आंसर, 60 घंटा विथ क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का। सिर्फ स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन आंसर कवर है उसमें 60 घंटे में। और बाकी जो इंस्टीट्यूट के RTPs और MTPs है जो हम कराएंगे, उसके लिए यूट्यूब पे हम क्या करेंगे, अलग से सेशन ले लेंगे। क्लियर है? और इस लॉ का अपना रिवीजन क्लास भी अभी अलग से आ गया, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो क्लास लिया है उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि सर हम कुछ क्लासेस कर लें, फिर इसकी रिवीजन वीडियोस लाइए। तो प्रोबेबली अक्टूबर एंड से हम लॉ की भी रिवीजन वीडियो लाना स्टार्ट कर देंगे। और लॉ की भी रिवीजन वीडियो सेम रहेगी, थोड़ी सी स्पीड उसमें ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर जो बच्चे लॉ पढ़ चुके हैं और वो रिवाइज करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी बेस्ट होगा ये, वो कर सकते हैं। जिनके पास पैसे की दिक्कत है, नहीं क्लास ले सकते हैं, या बहुत सारे क्लासेस लेके थक चुके हैं, वो आप रिवीजन क्लास देखिए। और वो भी हम कोशिश करेंगे लाइव ही लेने का, ठीक है। और ये भी ऐसे लाइव की तरह ही है, हालांकि ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रीमियर हम करवाएंगे। और प्रीमियर में हम खुद बैठे रहेंगे, बैठ के पूरा प्रीमियर हम भी देखेंगे। बीच में उसमें जो लाइव चैट आता है, प्रीमियर में भी लाइव चैट आते हैं। आप लोगों को क्लास करते समय कोई दिक्कत परेशानी हुई, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुई, तो आप लोग उसमें बताइएगा। हम वॉइस नोट के थ्रू या उसका एक अलग वीडियो बना के आपको हम प्रोवाइड कर देंगे अपने ग्रुप पे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्लॉज 1 ख़त्म कर लिया है, क्लॉज 1 बोल रहे हैं, पार्ट 1 ख़त्म कर लिया था फर्स्ट शेड्यूल का, ठीक है। तो अपने आते हैं फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 पे, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 पे। तो इसमें देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया है। ओ, मैंने पेन टेप तो लगाया ही नहीं, लग गई। अच्छा, अब इसमें देखिए हमने क्या कर लिया है। हम लोगों ने आपका बेसिक पार्ट कर लिया है, ठीक है। और हम लोगों ने सेक्शन वाला भी पार्ट कर लिया है, ठीक। और हम लोगों ने फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कितने क्लॉज थे, 12 क्लॉज थे। क्लियर? अब है फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 में हम लोग आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 2 है वो क्या बात करता है, ये आप समझिए कि फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1, फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 1 था उसमें क्लॉज नंबर 2 था, उसमें क्लॉज नंबर 2 था, ठीक। अगर इसको हम किसी चीज़ से कंपेयर करें, अगर हम इसको कंपेयर करें, तो इसको हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लॉज नंबर 2 से। तो फर्स्ट शेड्यूल का जो क्लॉज नंबर 2 था उसमें ये था ना कि प्रॉफिट हम शेयर कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट किसी और से शेयर कर रहे हैं। तो लेकिन वो किसके ऊपर एप्लीकेबल था, वो था मेंबर्स इन प्रैक्टिस के ऊपर एप्लीकेबल था। हमको लग रहा है थोड़ा चश्मा चमक रहा है क्या हमारा। अच्छा, ऐसे करने पे चमक रहा है, ऐसे करने पे नहीं, ठीक है। चलिए, मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा, देखिए अगर चीज़ें अगर सूटेबल हो पा रही हैं तो इससे हमको ज़्यादा इजी रहेगा, हम घर पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो है फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 जो था उसका क्लॉज नंबर 2 जो था वो उसी के सिमिलर है। वो मेंबर इन प्रैक्टिस की बात करता था कि मेंबर इन प्रैक्टिस जो है वो क्या करता था
कि अपना जो प्रैक्टिस वो कर रहा है उस प्रैक्टिस से, जो प्रैक्टिस के प्रॉफिट से जो पैसा आ रहा था उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता था, मतलब शेयर में देता था, कमीशन में देता था, ब्रोकरेज में देता था, उसके लिए मनाही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है मेंबर्स इन सर्विस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेंबर्स इन सर्विस की बात हो रही है। क्लियर? तो मेंबर्स इन सर्विस की बात हो रही है, तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, अ सीए इन सर्विस। अभी तक क्या हम लोग पढ़ रहे थे? अ सीए इन प्रैक्टिस। यहाँ पे है अ सीए इन सर्विस, उसको माना जाएगा गिल्टी। किसका गिल्टी माना जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, यदि वह क्या करता है? पे करता है या अलाउ करता है या एग्री टू पे करता है, ठीक, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। किसको? किसी भी पर्सन को। क्या? एनी शेयर इन द इमोल्यूमेंट्स, मतलब रिम्यूनरेशन जो उसको मिलता है, रिम्यूनरेशन अपनी नौकरी के दौरान, उसमें से एम्प्लॉयमेंट की जो रिम्यूनरेशन थी उसमें से जो वो ले रहा है, उसमें से अगर कोई शेयर वो किसी पर्सन को पे करता है या अलाउ करता है, ठीक, या एग्री टू पे करता है, चाहे वो डायरेक्टली पे करे या इनडायरेक्टली पे करे, तो वो क्या माना जाएगा? गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। लेकिन ध्यान यहाँ रखिएगा, यहाँ सीए इन सर्विस है। ठीक है, अच्छा, अब यही क्लॉज नंबर 2 की बात करें तो ये सिमिलर है, ये आपका सिमिलर है फर्स्ट शेड्यूल, ये आपका सिमिलर है फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 3 में क्या था? मेंबर्स इन प्रैक्टिस जो होते थे, क्लॉज नंबर 3 में जो मेंबर्स इन प्रैक्टिस होते थे, ये चमक इसलिए रहा है ना बेटा कि यहाँ देखो ये कंप्यूटर, हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, अब उसमें जो लाइटिंग है वो लाइटिंग हमारे चश्मे पे उसकी आ रही है, तो इसलिए चमक रहा है। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, आप कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए, तो फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 1 था और उसका जो क्लॉज नंबर 3 था, ठीक, उसका सिमिलर है ये। क्लॉज नंबर 3 में क्या था? फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 में, उसमें यह था कि जो मेंबर्स इन प्रैक्टिस था, जो मेंबर इन प्रैक्टिस था वो क्या करता था? वो किसी और मेंबर इन प्रैक्टिस से या किसी और आदमी से शेयर लेता था। ठीक है, तो इसमें भी वही है जो मेंबर इन सर्विस, लेकिन यहाँ पे मेंबर इन सर्विस की बात हो रही है, तो सीए इन सर्विस जो है वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा यदि वह क्या करता है? एक्सेप्ट करता है या एग्री टू एक्सेप्ट करता है कोई भी पार्ट ऑफ फीस, प्रॉफिट या गेन। अब यहाँ किससे ले रहा है तो गिल्टी माना जाएगा? लॉयर से, सीए से या ब्रोकर से। सर किसी भी लॉयर से, सर क्या किसी भी लॉयर से या किसी भी सीए से या किसी भी ब्रोकर से? क्या ना, ये वो लॉयर, वो सीए, वो ब्रोकर हैं जो कि इंगेज हैं बाय सच कंपनी जिसमें वो काम करता है, बाय सच कंपनी जिसमें वो काम करता है, या फर्म या पर्सन या, ठीक, जिस भी फर्म या जिस भी पर्सन के पास वो काम करता है। अच्छा, सीए की फर्म में भी तो वो काम कर सकता है ना, हम लोगों ने चर्चा की थी, एक सीए जो है सीए की फर्म में तो काम कर सकता है, क्लियर है, और वो सीए इन प्रैक्टिस के पास भी काम कर सकता है एज ए एम्प्लॉयमेंट। भाई पार्टनर होना जरूरी तो है नहीं, या वो किसी कंपनी में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो उस जहां पे वो काम कर रहा है, जिस कंपनी में काम कर रहा है, जिस फर्म में काम कर रहा है, जिस पर्सन के पास काम कर रहा है, उसका लॉयर, उसका सीए या उसके ब्रोकर से कुछ पैसा वो लेता है या लेने का एग्री करता है, तब वो क्या माना जाएगा? गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। या तो एजेंट से या कस्टमर से, या तो एजेंट से या तो कस्टमर से ऑफ सच कंपनी फर्म पर्सन, ऑफ सच कंपनी फर्म पर्सन।
तो कौन सा सच कंपनी फर्म पर्सन, जहां वो काम कर रहा है उसके एजेंट से, उसका जो एजेंट होगा या उसके कस्टमर से। तो जहां पे वो काम कर रहा है उसके यहां देखा जाए तो बेसिकली 5 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। ठीक, तो 5 लोगों में कौन लोग हुए? पहला लॉयर हुआ, दूसरा सीए हुआ, तीसरा ब्रोकर हुआ, चौथा एजेंट हुआ, पांचवा कौन सा हुआ? कस्टमर। ठीक, अच्छा अब ये ले तो रहा है, लेकिन कैसे ले रहा है? कैसे ले रहा है? बाय वे ऑफ कमीशन या ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन मतलब हुआ गिफ्ट, ग्रेटिफिकेशन मतलब हुआ एज, इसको आप मान सकते हैं कि ये गिफ्ट है। ओ यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये अपना क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हम लोग का कंप्लीट हो गया फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2। क्लियर? आगे बढ़ें। एक मिनट थोड़ा सेटिंग कर लें, वो थोड़ा ना इधर अक्षर जो है वो खत्म, मतलब ढक रहे हैं। चलिए ये हमारा हो गया कौन सा? फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 खत्म हो गया। अब आते हैं फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट नंबर 3 पे। सर ये किस चीज़ की बात करता है? ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की ही बात करता है, लेकिन ये देखिए ये मेंबर जनरली बात करता है। मेंबर जनरली, यदि वो इंस्टीट्यूट का मेंबर है तो उसके ऊपर लगेगा, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे ना हो। मेंबर यदि है तो उसके ऊपर ये पार्ट लगेगा। ये पार्ट पूरा का पूरा पार्ट नंबर 3 जो है ये पूरा का पूरा उसके ऊपर लगेगा। क्लियर है? चलिए अब इसमें बढ़ते हैं आगे। क्लॉज नंबर 1 क्या बोलता है? अगर कोई सीए, ये क्या बोल रहा है? नॉट फेलो बट एक्ट एज फेलो। सबसे पहले ये बताइए फेलो का मतलब पता है क्या? फेलो का मतलब पता है क्या? एक सीए बनता है जब नया, आप लोग भी जब सीए बनेंगे, जब मेंबरशिप लेंगे तो आप लोग कहलाएंगे, जब सीओपी जैसे आप लेते हैं तो आप लोग कहलाएंगे एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक, आप एसीए कहलाएंगे। जिसको पता होगा वो एग्री कर रहा होगा मेरी बात से, जिसको नहीं पता वो जान लीजिए, सीए जैसे ही बनेंगे आप वैसे आप एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह रजिस्टर्ड होंगे। अब 5 साल की आप प्रैक्टिस यदि करेंगे, 5 साल की प्रैक्टिस करने के बाद फिर क्या होगा? 5 साल की प्रैक्टिस करने के बाद आप फेलो मेंबरशिप ले लेंगे, आप फेलो मेंबर में आ जाएंगे। मतलब आपके नाम के आगे लगेगा एफसीए। आप जिस एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहे होंगे, जिस सीए फॉर्म में, उसमें जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसको देखिएगा कि वो अपने नाम के, अगर 5 साल से ज़्यादा उसको सीए बने हो गया है तो अपने नाम के आगे एफसीए लगाता होगा। एफसीए राम मिश्रा, एफसीए आरके मिश्रा, ऐसे करके लगाता होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये है कि अगर कोई, देखिए सबसे पहले पढ़िए इसमें क्या बोलता है? सीए, ना ही प्रैक्टिस ना सर्विस, सिर्फ सीए। सीए इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यदि वह गिल्टी, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ही होगा इसमें भी। ठीक है, तो कब होगा? यदि वो फेलो मेंबर नहीं बना है इंस्टीट्यूट का, लेकिन शो कर रहा है, एक्ट कर रहा है ऐसे कि जैसे वो फेलो मेंबर है इंस्टीट्यूट का। क्लियर? और क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है? डज नॉट सप्लाई इंफॉर्मेशन या डज नॉट कंप्लाई विथ रिक्वायरमेंट। तो क्या चीज का इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं किया, किस चीज से किस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया, वो देख लेते हैं। ये सीए जनरली की बात हो रही है। अ सीए इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वह क्या? डज नॉट सप्लाई इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर। मतलब वो इंफॉर्मेशन उसने सप्लाई नहीं किया जो कॉल्ड किया गया। किसके लिए? अभी नीचे हम लोग बताएंगे। 6 लोग हैं, इंस्टीट्यूट के ही लोग हैं 6 लोग, उनके द्वारा मंगाया गया था, उनको नहीं दिया,
या क्या किया, डज नॉट कंप्लाई विथ द रिक्वायरमेंट आस्क्ड बाई, कौन पूछेगा, किसके द्वारा। तो ये 6 लोग हैं, ये 6 लोग का नाम आप ध्यान रखिए, ये आगे भी आएगा। सबसे पहला है ICAI, दूसरा है काउंसिल एंड इट्स कमेटी ऑफ ICAI, मतलब काउंसिल ऑफ ICAI और कमेटी ऑफ ICAI, इसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं, काउंसिल एंड इट्स कमेटी, किसका, ICAI का। फिर है डायरेक्टर डिसिप्लिन, फिर है डिसिप्लिन कमेटी, फिर है अपीलेट अथॉरिटी, फिर कौन है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। ये अपने ऑडिट में नया चैप्टर आया ना क्वालिटी रिव्यू का, तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। तो ये 6 लोग यदि कोई इंफॉर्मेशन मंगाते हैं, ये 6 लोग यदि कोई इंफॉर्मेशन मंगाते हैं, तो वो यदि इंफॉर्मेशन इसने सप्लाई नहीं किया या इनकी कोई रिक्वायरमेंट थी उसको कंप्लाई नहीं किया, तो क्या माना जाएगा, डीम्ड टू बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक, क्लियर है यहां तक? कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखिए ये प्रीमियर चल रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साथ में चैटिंग बॉक्स भी चल रहा होगा, उसमें आप चैट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन हमको दिख रहा है हम इसको प्रीमियर जब होगा तो बैठ के देखेंगे। चलिए क्लॉज नंबर 3 क्या है, तो सबसे पहला क्या था, फेलो था वो, और मतलब फेलो नहीं था लेकिन अपने आप को फेलो दिखा रहा था। दूसरा, इंस्टीट्यूट के जो 6 लोग थे, इंस्टीट्यूट के जो 6 लोग थे, 5 और 1, 6 लोग जो थे इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी, वो नहीं दिया। और क्लॉज नंबर 3 क्या है, गिव्स फॉल इन्फॉर्मेशन नोइंगली। क्लॉज नंबर 2 बात करता है दिया ही नहीं, और क्लॉज नंबर 3 बोलता है दिया लेकिन गलत दिया। क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता था कि दिया ही नहीं, और क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है, दिया लेकिन गलत दिया। तो क्या हो गया, CA इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वह क्या, वाइल इनवाइटिंग प्रोफेशनल वर्क को इनवाइट करते समय किससे, अनदर CA से यदि वो काम ले रहा है, या वो टेंडर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, या किसी ने इंक्वायरी की थी, किसी अथॉरिटी ने इंक्वायरी की थी उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है, या एडवर्टाइज कर रहा है, वाइल एडवर्टाइजिंग थ्रू राइटअप। राइटअप वाला भी हम लोग पढ़े नहीं है, राइटअप से एडवर्टीजमेंट होती है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि राइटअप से एडवर्टीजमेंट होती है, लेकिन राइटअप में क्या होता है वो भी नहीं पढ़े हम लोग। यहाँ बस समझिए कि अगर राइटअप के थ्रू एडवर्टाइज कर रहा है तो कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो इन्फॉर्मेशन वो गलत नहीं दे सकता है। या एनीथिंग एज प्रोवाइडेड फॉर क्लॉज 6 and 7, क्लॉज 6 and 7 में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती थी, उस इन्फॉर्मेशन को गलत दे दिया ये जो फर्स्ट शेड्यूल का क्लॉज नंबर 6 और 7 था पार्ट 1 का। तो कहाँ से, किसी दूसरे CA से काम मांगते समय, या टेंडर को रिस्पॉन्ड करते समय, या इंक्वायरी का जवाब देते समय, या राइटअप लिखते समय हैं, या क्लॉज 6 और 7 में जो चीज़ें थी जो डिमांड की गई थी वो मांगते समय, वो क्या देता है, गिव्स इंफॉर्मेशन। उसमें जो इंफॉर्मेशन देता है वो फॉल्स है, और CA जो है वो ये बात जानता है कि वो गलत है, CA जो है वो ये बात जानता है कि गलत है। ठीक, तो ये हमारा हो गया 3 क्लॉज। यहां हम लोग का क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 भी खत्म हो गया। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट नंबर 4 है, ये बात करता है, ये भी मेंबर जनरली के लिए है। सर वो भी तो पार्ट नंबर 3 भी जो था वो भी तो मेंबर जनरली के लिए ही था। नहीं, तो ये भी मेंबर जनरली के लिए है, लेकिन पार्ट नंबर 3 था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये कौन सा है, अदर मिसकंडक्ट है। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, ये अदर मिसकंडक्ट है। ठीक है, CA बनने के बाद बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें 2 क्लॉज हैं। पहला है, यदि आपको 6 महीने तक जेल की सजा हो गई, यदि आपको 6 महीने तक जेल की सजा हो गई, तो यदि आपको 6 महीने तक जेल की सजा हो गई तो क्या होगा। अब यहां पे देखिए, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट इज
डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। यहाँ देखिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लिख के काटा हुआ है, इसीलिए, हालांकि हमसे ही लिखने में गलती हो गई थी, लेकिन ये काटा हुआ है तो बहुत अच्छा है, इससे चीज़ें ध्यान में रहेंगी कि प्रोफेशनल नहीं है, अदर मिसकंडक्ट है ये, यदि वह क्या करता है, हेल्ड लाइबल, किस गिल्टी का, किसी भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, कि किसी भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा उस ऑफेंस के लिए गिल्टी माना गया है जो कि पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट के लिए अप टू 6 मंथ, अप टू 6 मंथ। क्लियर? 6 महीने तक की यदि किसी सीए को जेल की सजा हुई तो वो अदर मिसकंडक्ट में दोषी माना जाएगा। ओके, आगे बढ़े। क्लॉज नंबर 2, डिसरिप्यूट टू प्रोफेशन। आपने इंस्टीट्यूट की बेइज्जती कर दी, आपने इंस्टीट्यूट की बेइज्जती कर दी, डिसरिप्यूट हो गया। तो इसमें क्या है, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट यदि वह क्या करता है, इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल, काउंसिल को यदि ऐसा लगा, काउंसिल को यदि ऐसा लगा कि आपने जो भी चीजें कहा है, किया है, ऐसा काम किया जिससे इंस्टीट्यूट की बेइज्जती हो रही है, बीइंग डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन, या तो आप प्रोफेशन की अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन की, या किसकी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट की, वेदर और नॉट रिलेटेड विथ हिज प्रोफेशनल वर्क, भले ही उसके प्रोफेशनल वर्क से ये रिलेटेड है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने चेक काट दिया और आपके खाते में पैसा नहीं है, उससे भी इंस्टीट्यूट की बेइज्जती हो सकती है ना। तो यही 2 क्लॉज थे। यहां पे हम लोग का सीधा सीधा फर्स्ट शेड्यूल ही खत्म हो गया। ठीक, फर्स्ट शेड्यूल ही खत्म हो गया। तो अपने क्या किए, फर्स्ट शेड्यूल में, अच्छा लिखते समय ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट शेड्यूल ऐसे लिखाएगा FIRST, सेकंड शेड्यूल में SECOND ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल। ठीक, और पार्ट जो लिखेंगे अपने पार्ट ऐसे लिखेंगे रोमन में, बड़े वाले रोमन में लिखेंगे, पार्ट 1 2 3 4। ठीक, तो ये हमने पार्ट 1 कर लिया, 2 3 4 भी कर लिया। 2 में कितने थे, 2, 3 में कितने थे, 3, 4 में कितने थे, 2, इसमें कितने थे, 12। कितने क्लॉज हो गए टोटल, 12 2 14, 14 3 17, 17 2 19 क्लॉज। तो ये टोटल 19 क्लॉज थे फर्स्ट शेड्यूल में, हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कहाँ की तरफ, सेकंड शेड्यूल की तरफ। अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कैसे बेइज्जती हो सकती है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है। ठीक है, इसमें बहुत समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये वो एग्जाम्पल दिए हैं जिससे इंस्टीट्यूट को डिसरेप्यूशन होता है। ठीक है, चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1, सेकंड शेड्यूल का क्या है, पार्ट 1 है। ठीक, अब पार्ट 1 क्या बोलता है, ये बोलता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किसके लिए, मेंबर्स इन प्रैक्टिस के लिए। ये वापस से वही आ गया, फर्स्ट शेड्यूल का जो हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था वो क्या था, 12 क्लॉज था उसमें। इसमें जो है सेकंड शेड्यूल का जो पार्ट 1 है इसमें 10 क्लॉज हैं इसमें। लेकिन ये देखिए, ये सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल में सीवियर मतलब कि थोड़े से मतलब सीरियस वो हैं, मिसकंडक्ट हैं। फर्स्ट शेड्यूल में तो ठीक है, मतलब हम लोगों ने जब वो पढ़ा था मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में देखा था कि फर्स्ट शेड्यूल में सजाएं कम थी, सेकंड शेड्यूल में सजाएं ज़्यादा थी। तो सेकंड शेड्यूल में कुछ सीवियर मिसकंडक्ट की बात होगी। तो सेकंड शेड्यूल में पूरे 10 क्लॉज हैं, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्लॉज नंबर 1। क्या है क्लॉज नंबर 1? क्लॉज नंबर 1 क्या बोलता है कि अ सीए इन प्रैक्टिस
इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, यदि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा यदि वह क्या करता है, डिस्क्लोज करता है, क्या करता है, डिस्क्लोज करता है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, क्या करता है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है जो उसने एक्वायर्ड की हैं, जो उसने क्या की हैं, एक्वायर्ड की हैं ड्यूरिंग प्रोफेशनल वर्क। भाई प्रोफेशनल वर्क करते समय जो उसने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन ली थी, जो भी प्रोफेशनल वर्क किया उसने, वो उसने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन उसके पास आई होगी, वो इन्फॉर्मेशन उस क्लाइंट की यदि वो डिस्क्लोज करता है किसी और को, जब तक कि उसे क्लाइंट खुद ना बोले डिस्क्लोज करने के लिए, क्या, जब तक कि उसे क्लाइंट खुद ना बोले डिस्क्लोज करने के लिए, या लॉ कुछ ऐसा बोलता है, या क्या बोलता है, लॉ बोलता है डिस्क्लोज करने के लिए, तब तो कर सकता है। मतलब समझिए अगर क्लाइंट बोलता है या लॉ बोलता है तब तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन यदि न क्लाइंट बोला न लॉ बोला फिर भी आप क्लाइंट के इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं तो आप क्लॉज 1 में गिल्टी पाए जाएंगे। इसमें कुछ नोट है वो देख लेते हैं। एक्सेस टू वर्किंग पेपर का, जो सीए ऑडिट करता है तो ऑडिट में एक वर्किंग पेपर वो बनाता है, ठीक। ये आप लोगों ने आईपीसीसी में पढ़ा होगा, वर्किंग पेपर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, वर्किंग पेपर का कॉन्सेप्ट आईपीसीसी में पढ़ा होगा। तो सीए जब ऑडिट करता है तो वर्किंग पेपर बनाता है, तो उस वर्किंग पेपर का एक्सेस कौन कर सकता है, कौन ले सकता है, तो इसको आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि एन ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, किसको, क्लाइंट को जरूरत नहीं है देने की, या किसी और ऑडिटर को देने की जरूरत नहीं है, या उस इंटरप्राइजेस को देने की जरूरत नहीं है, या उससे रिलेटेड अगर कोई इंटरप्राइजेज है जिसकी हमने ऑडिट की है, जिसका वर्किंग पेपर मेरे पास है, उससे रिलेटेड कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट से रिलेटेड कोई इंटरप्राइजेज है, उसको भी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने सब्सिडरी का वर्किंग पेपर है तो अगर होल्डिंग कंपनी मांगती है, या होल्डिंग का किया तो सब्सिडरी कंपनी मांगती है, ठीक है, तो नहीं दे, कोई ज़रूरत नहीं देने का, क्या देने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, जो उसका ऑडिट का वर्किंग पेपर है। तो ऑडिटर को अपने ऑडिट के वर्किंग पेपर की एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, किसको, न क्लाइंट को, न किसी और ऑडिटर को, या अपने क्लाइंट की जो इंटरप्राइजेज है उसको, या उससे रिलेटेड कोई इंटरप्राइजेज को, जैसे कि पेरेंट हुआ, सब्सिडरी हुआ, ठीक। तो क्या हुआ, वर्किंग पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। फिर लिखा है द प्रिंसिपल ऑडिटर, जब जैसे में जो मेन ऑडिटर होता है इंटरप्राइजेज के, यदि कोई मेन ऑडिटर है, और जैसे मान लीजिए कि ये जो बात हो रही है ऊपर वर्किंग पेपर की, जो सीए वर्किंग पेपर मेंटेन किया, वो मान लीजिए कि ब्रांच ऑफिस का है, ठीक, कोई ब्रांच ऑफिस का ऑडिटर है, और वो यदि वर्किंग पेपर बनाया है तो जो प्रिंसिपल ऑडिटर होगा उसके पास भी अधिकार नहीं है कि उससे वर्किंग पेपर वो ले सके, ठीक। ब्रांच ऑडिटर का वर्किंग पेपर लेने का अधिकार उसको भी नहीं है, ठीक। दूसरा, ऐसा क्यों है कि देखिए ऑडिटर जो है ना उसको रिलाई करना पड़ेगा किसके ऊपर, वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। ऐसा क्यों कि भाई देखिए इंस्टीट्यूट की नज़र में सीए मतलब सीए क्या है, इंस्टीट्यूट की नज़र में सीए मतलब सीए। ये चश्मा चमक रहा है, इसको निकाल दें, अब चमक रहा है, हाँ अब ठीक है। चलिए, तो ऑडिटर जो है, ऑडिटर को दूसरे ऑडिटर पे भरोसा रखना पड़ेगा। भरोसा क्यों, क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूट की नज़र में सारे सीए बराबर हैं, तो किसी सीए ने काम किया है तो उसके काम पे तो कम से कम आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप वर्किंग पेपर लेके चेक नहीं कर सकते हैं कि उसका काम ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। विदाउट हैविंग, क्या है, विदाउट हैविंग एनी राइट ऑफ एक्सेस टू द ऑडिट वर्किंग पेपर ऑफ द अदर ऑडिटर। तो भाई बिना वर्किंग पेपर को एक्सेस किए आपको उसके किए गए कामों पे भरोसा करना पड़ेगा, ठीक। क्लियर है। अच्छा, दूसरा चीज, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन, क्या है,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन का क्या, शेयर ऑफ वर्किंग पेपर एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, वर्किंग पेपर शेयर करना और इंफॉर्मेशन शेयर करना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ऑडिट वर्किंग पेपर मतलब ऑडिटर जो बना रहा है उसको वो शेयर करेगा अपने डिस्क्रिप्शन से, लेकिन अगर क्लाइंट से कोई इंफॉर्मेशन उसके पास आई है, वो इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है, तो वो इस क्लॉज में आ जाएगा। ठीक, सो फॉर एज द इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, यदि इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो मेंबर प्रोवाइड कर सकता है इंफॉर्मेशन, किसको, क्लाइंट को दे सकता है या किसी रेगुलेटरी बॉडी को दे सकता है, यदि उसने कंसेंट ले लिया है क्लाइंट का, तो क्लाइंट को खुद दे सकता है या किसी और रेगुलेटरी बॉडी को भी दे सकता है, यदि उसने क्लाइंट से इसके लिए परमिशन ले ली है तो ये हुआ क्या, क्लॉज 1। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही थी कि जो भी इंफॉर्मेशन वो क्लाइंट से लिया है वो शेयर नहीं कर पाएगा। दूसरा क्लॉज नंबर 2 है सर्टिफिकेशन विदाउट एग्जामिनेशन। अब ये समझिए, अब इसकी सीवियरिटी आप समझ पा रहे होंगे ये क्यों शेड्यूल 2 में डाला हुआ है, क्योंकि इसकी देखिए सीवियरिटी कितनी अधिक है। मतलब क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रहा है, आप सर्टिफिकेशन कर दे रहे हैं बिना एग्जामिनेशन किए, ये तो बहुत सीवियर है ना, ये तो प्रोफेशन से रिलेटेड हो गया ना भाई। तो इसमें समझिए ये क्या बोलता है, अ सीए इन प्रैक्टिस उसको माना जाएगा गिल्टी, किसका, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, यदि वह क्या करता है, सर्टिफाई करता है या सबमिट करता है उसके खुद के नाम में या उसके फर्म के नाम में। क्या सबमिट करता है, सर्टिफाई करता है या सबमिट करता है अपने खुद के नाम से या अपने फर्म के नाम से। क्या सबमिट करता है, रिपोर्ट, अ रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन का यदि वो रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, जब तक कि द एग्जामिनेशन ऑफ सच स्टेटमेंट एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैज बीन मेड बाई, जब तक कि वो बनाया न गया हो, किसके द्वारा, उसके द्वारा खुद या उसके पार्टनर के द्वारा या उसके फर्म के एम्प्लॉय के द्वारा या किसी अनदर सीए इन प्रैक्टिस के द्वारा बनाया गया है। क्लियर? तो ये क्या हुआ, सर्टिफिकेशन विदाउट एग्जामिनेशन की बात हो रही है। अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वह, ये थोड़ा सा रुकिए, फ्रेम थोड़ा और गड़बड़ हो गया है, इसको भी सेट कर देते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो क्लॉज 2 क्या बात करता था, सर्टिफिकेशन विदाउट एग्जामिनेशन की। तो सीए इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वो सर्टिफाई करता है या सबमिट करता है अपने खुद के नाम में या अपने फर्म के नाम में ऐसा रिपोर्ट जो एग्जामिनेशन का रिपोर्ट है, किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया या उसके अदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स का, जो कि उसने नहीं बनाया या उसके पार्टनर ने नहीं बनाया या उसके एम्प्लॉय ने नहीं बनाया या किसी और सीए इन प्रैक्टिस ने नहीं बनाया, तो गिल्टी माना जाएगा। लेकिन यही यदि वह रिपोर्ट उसने खुद बनाया था तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके पार्टनर ने बनाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी फर्म के एम्प्लॉय ने बनाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई उसके फर्म के एम्प्लॉय उसके अंडर में ही है तो वो सुपरविजन तो किया ही होगा, या किसी और सीए इन प्रैक्टिस ने बनाया है तो भी इसमें गिल्टी नहीं माना जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है, क्लॉज नंबर 3 बोलता है परमिटिंग यूज ऑफ नेम इन कनेक्शन विथ एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने ऑफिस में बनाया होगा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद आ रहा है? जो लोग ऑफिस जाते हैं या गए होंगे, जिनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, उन्होंने ये ज़रूर बनाया होगा, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा ना। तो ये इसकी बात हो रही है कि अगर आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L बना रहे हैं तो उसमें आप देखिए, आप वो तो प्रोजेक्टेड है,
वो तो एस्टिमेशन पे बेस है। अब उसमें आप कोई चीज़ का एग्जामिनेशन तो करेंगे नहीं, कोई वाउचर वगैरह तो है ही नहीं, तो क्या चीज़ का एग्जामिनेशन करेंगे? किस बेस पे आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना के आप साइन कर दे रहे हैं भाई? तो ये बात उसके बारे में है। तो जो सीए इन प्रैक्टिस है वो माना जाएगा गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वह क्या करता है, परमिट करता है अपने खुद का नाम या अपने फर्म का नाम कहाँ यूज करने के लिए, इन कनेक्शन विथ एन एस्टीमेट। किसका एस्टीमेट? अर्निंग का एस्टीमेट बना रहे हैं जो कि कंटिंजेंट है अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन। भाई ऐसा मान के बना रहे हैं कि भाई इस साल 3 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, तो अगले साल भाई 10% के हिसाब से बढ़ के 3 करोड़ 30 लाख का टर्नओवर होगा। क्या होगा? 3 करोड़ 30 लाख का टर्नओवर होगा। तो ये तो भाई फ्यूचर ट्रांजैक्शन के ऊपर कंटिंजेंसी है ना, तो आप ये बेस क्या ले रहे हैं? और ये इस मैनर से बनाया गया है विच लीड टू कंक्लूजन, जिससे कंक्लूजन क्या निकलता है? दैट ही वाउचेस द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। अच्छा, अब ये जो बनाया गया है उससे देखने में क्या लग रहा है कि उसने जो फोरकास्ट किया है उसकी एक्यूरेसी को वाउच किया है। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप फ्यूचर के वाउचर कैसे बना सकते हैं, या फ्यूचर के वाउचर बन गए हैं तो आप उसको चेक कैसे कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये उस चीज़ की बात हो रही है कि आप एस्टिमेट ऑफ अर्निंग में अपना खुद का नाम या अपने फर्म का नाम देते हैं, जिसमें ये झलकता है कि भाई ये कंटिंजेंट है अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शन, ठीक। और कंक्लूजन क्या निकलता है देखने से कि आपने वाउचिंग किया है किसका? एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट का। तब तो भैया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माने जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर आप ऐसा काम करते हैं तो ये बोलता है कि ए मेंबर कैन रिव्यू द फोरकास्ट। फोरकास्ट का रिव्यू आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन हैं जो स्पेसिफाई की गई हैं SAE 3400 में, जो कि अब हम लोग के कोर्स में नहीं है। क्या है? नॉट इन कोर्स, नॉट इन कोर्स। ये चीज़ें हटा दी गई हैं। क्या करना होगा? उसको इंडिकेट करना होगा कि वो इंफॉर्मेशन जो यूज़ किया है उसका सोर्स क्या है, ठीक। उसने जो सिग्निफिकेंट एजम्पशन यूज़ की हैं उसका भी मेंशन करना होगा। जो फोरकास्ट का बेसिस है उसको भी डिस्क्लोज करना होगा। और ये डिक्लेरेशन देनी होगी कि उसने कोई वाउचिंग नहीं की है एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट की। क्या? उसको क्या डिक्लेरेशन देनी होगी? कि उसने कोई वाउचिंग नहीं की है एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट की, ठीक है। तो क्लॉज 4 पे आते हैं। देखिए ये रिवीजन क्लास है, थोड़ा फास्ट ट्रैक है, मतलब समझिए कि महा फास्ट ट्रैक इसको बोल सकते हैं। तो थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे, इसमें चीज़ों को समय से ख़त्म भी तो करना है ना भाई। फास्ट ट्रैक बैच तो है नहीं कि भाई इसको आराम से समझते हुए चलेंगे। यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि आप एक बार ऑडिट पढ़ चुके हैं। क्लॉज नंबर 4 क्या बोलता है? एक्सप्रेसिंग, क्या? एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। ओपिनियन दे रहा है कहाँ पे? ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन एंटिटी। अब इसमें समझिए कि रिलेटेड पार्टी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। रिलेटेड पार्टी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो इसमें क्या है? सीए इन प्रैक्टिस, उसको माना जाएगा डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वह क्या करता है? एक्सप्रेस करता है अपना ओपिनियन उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो कि एंटिटी है इन विच जहां पे वो खुद या उसका पार्टनर या उसकी फर्म, वो खुद या उसका पार्टनर या उसकी फर्म क्या है? इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं भाई। ओ ये फिर घसक गया। चलिए अब ठीक है। तो क्लॉज नंबर 4 क्या था? जो उसकी ऐसी एंटिटी जिसमें वो खुद
या उसका पार्टनर या उसका फर्म सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड हैं उस फर्म की बैलेंस शीट के ऊपर यदि उसने ओपिनियन दे दिया तो माना जाएगा कि वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। और चूंकि ये शेड्यूल 2 की बात हो रही है तो उस मतलब हुआ कि वो सीवियर है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ नोट्स हैं इस क्लॉज में। वो क्या बोलता है, द वर्ड क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कवर करता है, वो रिपोर्ट और सर्टिफिकेट भी कवर करता है जो यूजुअली दी जाती है आफ्टर क्या करने के लिए, क्या करने के बाद दी जाती है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कवर है, ये है ही, मतलब क्या, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट है वो तो कवर है ही। उसके अलावा और क्या कवर है, वो रिपोर्ट और सर्टिफिकेट भी कवर हैं जो दी जाती है आफ्टर क्या करने के बाद, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन के बाद यदि कोई रिपोर्ट या सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वर्ड में कवर हो रहा है। क्लियर। या एनी अटेस्ट फंक्शन, कोई अटेस्टेशन फंक्शन किया है अंडर स्टैट्यूटरी इनएक्टमेंट। ठीक, जैसे अपने अभी तो जीएसटी पे जो अपने जीएसटी ऑडिट होती थी उसमें जो 9C हम लोग देते थे, तो अब तो वो हट गया है। लेकिन अभी क्या है कि अंडर एनी स्टैट्यूटरी इनएक्टमेंट, मतलब आप उसी का एग्जांपल लेके चलिए। जैसे मान लीजिए जीएसटी ऑडिट होती और 9C देना होता, तो 9C में अकाउंट्स वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह आप चेक करते ही हैं, तो ये भी इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो वो भी आप रिलेटेड पार्टी का नहीं कर सकते हैं। और या इनकम टैक्स असेसमेंट के पर्पज के लिए यदि आपने कोई रिपोर्ट या सर्टिफिकेट बनाई है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। क्लियर है। दिस वुड नॉट अप्लाई इन केस वेयर सच स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय सीए एम्प्लॉय फॉर देयर एम्प्लॉयर in normal course of their duty and it would not be submitted to any outside authority। मतलब समझिए ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि इस रिपोर्ट और जो सर्टिफिकेट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है उसमें वो चीज़ें कवर नहीं होंगी यदि कोई एम्प्लॉय सीए जो है वो अपने एम्प्लॉयर के लिए ये सब चीज़ें बना रहा है। यदि कोई एम्प्लॉय सीए है और वो अपने एम्प्लॉयर सीए के लिए ये चीज़ें बना रहा है और वो ये चीज़ें जो बना रहा है वो किसी आउटसाइड अथॉरिटी को सबमिट नहीं होंगी, किसी आउटसाइड अथॉरिटी को सबमिट नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ें कवर नहीं होंगी। ठीक, और क्या बोल रहा है ये, मेंबर मस्ट टेक केयर। क्या बोल रहा है, मेंबर मस्ट टेक केयर। क्या टेक केयर करेगा, टू सी दैट दे डू नॉट लैंड देमसेल्फ इन अ सिचुएशन वेयर देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूटी। तो भाई ये मेंबर को खुद देखना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है ये कि वो टेक केयर करे उस चीज़ों का, उस सिचुएशन में फंसने से बचे। बेसिकली मेंबर्स को ये खुद देखना पड़ेगा कि वो उस सिचुएशन में फंसने से बचे जहां पे उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, जहां पे उसकी ड्यूटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अच्छा, दूसरा, अब काउंसिल ने कुछ डिसाइड किया है, तो द काउंसिल decided not to permit a CA in employment to certify the financial statement of employing entity or entities under same management even though he hold COP. This restriction not apply where law permits. क्लियर है, चीजें समझ में आ गई। ये बोल रहा है जो एम्प्लॉय है ना, जो किसी कंपनी में एम्प्लॉई, जो सीए किसी कंपनी में एम्प्लॉई है, भले ही उसके पास सीओपी है लेकिन फिर भी वो अपने एम्प्लॉयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई नहीं कर सकता है। क्या वो अपने फाइनेंशियल एम्प्लॉयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा
रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा वहाँ पे जहाँ लॉ बोलेगा कि हाँ भाई आप एम्प्लॉयर का अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टिफाई करके दीजिए, या कहीं लॉ ऐसा बोलता है कि किसी कंपनी को कि आप अपने यहाँ सीए, अपने यहाँ जो सीए आप एम्प्लॉय रखे हैं उससे भी आप सर्टिफाई करा के इसको दे सकते हैं, तो वहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगी। क्लियर है? क्लियर है भाई? अच्छा, दूसरा अब ये देखिए, अ सीए शुड नॉट बाय हिमसेल्फ और इन हिज फर्म नेम, ना ही खुद ना ही अपने फर्म के नाम से क्या एक्सेप्ट करेगा द ऑडिटरशिप, मतलब शुड नॉट लिखा है, नहीं कर सकता है, क्या एक्सेप्ट, क्या नहीं एक्सेप्ट कर सकता, ऑडिटरशिप ऑफ ए कॉलेज, उस कॉलेज में ऑडिटर नहीं बन सकता है जहां पे वो पार्ट टाइम लेक्चरर है। यदि किसी कॉलेज में ये पार्ट टाइम लेक्चरर है तो वह उस कॉलेज का वो क्या ऑडिटरशिप होल्ड नहीं कर सकता है, या उसका ऑडिटरशिप होल्ड नहीं कर सकता है। किसका? ट्रस्ट का, जहां पे उसका पार्टनर या तो एम्प्लॉय है या तो ट्रस्टी है, जहां पे उसका पार्टनर या तो एम्प्लॉय है या तो ट्रस्टी है, उस ट्रस्ट का भी ये ऑडिट नहीं ले सकता है। अच्छा, क्लॉज 4 एप्लीकेबल, क्लॉज 4 क्या, क्लॉज 4 जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लॉज 4 एप्लीकेबल वाइल परफॉर्मिंग ऑल टाइप्स ऑफ अटेस्ट फंक्शन बाय मेंबर्स। तो क्लॉज 4 एप्लीकेबल होगा वाइल परफॉर्मिंग ऑल टाइप्स ऑफ अटेस्ट फंक्शन बाय मेंबर। तो जितना भी अटेस्टेशन फंक्शन है, जहाँ पे वो अटेस्ट करने की बात आ रही है, अटेस्ट कब होगी? जहाँ पे एग्जामिनेशन इन्वॉल्व होंगी। ठीक, तो अगर कुछ भी एग्जामिनेशन जहाँ बीच में आ रही है, अटेस्टेशन फंक्शन आ रहा है, वहाँ पे क्लॉज 4 एप्लीकेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक। दूसरा, सेक्शन 141 कुछ बोलता है। सेक्शन 141 क्या बोलता है? ये भी प्रोहिबिट करता है मेंबर को फ्रॉम ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन वेरियस सिचुएशन। 141 भी कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगाता है कि आप इसका ऑडिट नहीं कर सकते हैं, उसको ऑडिट नहीं कर सकते हैं, इस तरह करके हैं। कंपनीज एक्ट हालांकि हाँ ऑडिट में है, ऑडिट में कंपनीज एक्ट है, ऑडिट में हम लोग कंपनीज एक्ट करेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको 141 में, तो उसमें भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो भी बात हम लोग मानेंगे। अच्छा, दूसरा, अ मेंबर कैन नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन, मेंबर कैन नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन इन फॉलोइंग केसेस। अब फॉलोइंग केसेस में कुछ केस दिए हुए हैं, 3 केस है, यहाँ पे वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकता है। क्या? जहाँ पे मेंबर खुद या तो ओनर है या पार्टनर है, उस पर अपना, उसके फर्म के बैलेंस शीट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, या जहाँ मेंबर, पार्टनर या उसका रिलेटिव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, उस फर्म कंपनी पे भी वो क्या ओपिनियन नहीं दे सकता है, या जहाँ पे मेंबर खुद या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव डायरेक्टर हैं या एम्प्लॉय हैं, या डायरेक्टर हैं या एम्प्लॉय हैं, डायरेक्टर हैं या तो एम्प्लॉय हैं, किसके? ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, उस कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय के क्या है? एम्प्लॉय हैं। ठीक, तो उस फर्म का भी, उस कंपनी का भी आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, मेंबर जो है बुक लिख सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं लिख सकता है। आई एम वेरी सॉरी, मेंबर्स कैन नॉट राइट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ क्लाइंट, जहां पे वो ऑडिटर है, जिस कंपनी का, जिस फर्म का, जिस प्रोप्राइटरशिप का आप ऑडिट कर रहे हैं, वहां का आप बुक्स ऑफ अकाउंट खुद नहीं लिखेंगे। सर हमारे ऑफिस में तो लिखा जाता है, दैट्स एंड सेपरेट इश्यू, वो कहीं डिस्क्लोज नहीं होता होगा। ठीक, लेकिन आप लीगली नहीं लिख सकते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट बी इंटरनल ऑडिटर ऑफ सेम एंटिटी। यदि आप किसी एंटिटी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं तो आप उसी एंटिटी के इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। आपने देखा होगा किसी बैंक का, यदि आपके पास स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो उस बैंक का इंटरनल ऑडिट आपको नहीं मिलता है, आपकी फर्म को। और इंटरनल ऑडिटर क्या कर सकता है? नहीं बन सकता है क्या? टैक्स या जीएसटी ऑडिटर ऑफ दी सेम एंटिटी। उल्टा है भाई, टैक्स ऑडिटर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर था वो इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकता था, और इंटरनल ऑडिटर टैक्स या जीएसटी ऑडिट नहीं कर सकता है
जहाँ पे वो इंटरनल ऑडिट है। दूसरा, अ मेंबर शैल नॉट एक्सेप्ट ऑडिट ऑफ कंपनी फॉर पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर एज अ डायरेक्टर ईदर बाय रेजिग्नेशन और बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। यदि कोई मेंबर जो है, कोई जो मेंबर इन प्रैक्टिस है या जो भी है मेंबर इन प्रैक्टिस, यदि किसी कंपनी में डायरेक्टर था, उसका टेन्योर खत्म हो गया, ठीक है, भले ही वो रेजिग्नेशन से वहाँ से चला गया हो या लॉ की वजह से, जैसे उसको 167 में निकाल दिया गया हो, ठीक है, तो जैसे ही वो काम छोड़ेगा वहाँ पे उस कंपनी में, उस काम छोड़ने के बाद 2 साल तक उस कंपनी में वो ऑडिट नहीं कर सकता है। 2 साल बाद उस कंपनी का ऑडिटर वो बन सकता है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया क्लॉज नंबर 4। चलिए क्लॉज नंबर 4 तक ही समाप्ति की घोषणा करते हैं, समय समाप्ति की घोषणा। अब बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्लॉज नंबर 5 से। क्लियर है? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? भाई कल के लिए क्षमा चाहते हैं, कल कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गए थे। टेक्निकल ग्लिच मतलब कि इंटरनेट में कुछ समस्या थी, आज रिजॉल्व हो गई है। तो आज हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स का बचा हुआ पार्ट करेंगे। क्लियर? तो बिना समय गवाए हुए हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स का बचा हुआ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अंश जी हेलो, कैसे हैं? गुड इवनिंग। शशिकला मिश्रा जी गुड इवनिंग, कैसी हैं? चलिए सबसे पहले ये देखिए कि हमारा वो स्क्रीन ठीक आ रहा है, आवाज़ आ रही है साफ? कृपया बताएं। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? अंश जी हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? तैयारी कैसी चल रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछला प्रोफेशनल एथिक्स जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने सेकंड शेड्यूल स्टार्ट कर दिया था। सेकंड शेड्यूल मतलब आपका फर्स्ट शेड्यूल का सारा हो गया था, चारों पार्ट। सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, पार्ट 1 में सबसे पहला क्लॉज हम लोगों ने पढ़ा था मेंबर्स इन प्रैक्टिस में कि जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है यदि वो डिस्क्लोज करता है तो वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। और क्लॉज 2 जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि अगर वो कोई रिपोर्ट वगैरह देता है बिना एग्जामिनेशन के यदि कोई रिपोर्ट देता है तो बिना सर्टिफिकेशन के मतलब बिना चेक किए वो रिपोर्ट दे देता है तो भी वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, तीसरा था कि परमिटिंग यूज ऑफ नेम इन कनेक्शन विथ एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो हम लोगों ने अभी जिसके पहले प्रोफेशनल एथिक्स का ये किया था रिवीजन, उसमें हमने बताया था कि आप लोग ऑफिस में प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह जो बनाते हैं, अगर उसके ऊपर कोई ओपिनियन दिया जा रहा है तो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। लेकिन इसमें एक वो है SAE 3400 है। SAE 3400 के हिसाब से आपको यदि करते हैं तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के गिल्टी नहीं माने जाएंगे। चौथा हम लोगों ने किया था एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सर्टेन एंटिटी। अब देखिए सर्टेन एंटिटी मतलब हुआ रिलेटेड पार्टी वाला, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और होप आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। जितना हम लोगों ने अभी तक प्रोफेशनल एथिक्स में किया है सारा रिवाइज हो गया है? कृपया कमेंट करके बताएं सब रिवाइज हुआ है? कोई जने लाइव हैं भी कि नहीं? जल्दी आइए भाई, अगर नहीं है तो फटाफट आइए, जो हैं वो शेयर करिए, फटाफट शेयर करिए, फटाफट आइए। ठीक, हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्लॉज नंबर 5। पार्ट 1 में शेड्यूल 2 के पार्ट 1 में टोटल हम लोग को 10 क्लॉज पढ़ने हैं। 5वें क्लॉज पे हम लोग अभी आते हैं। ठीक, तो 5वां क्लॉज क्या है? 5वां क्लॉज है फेल्यूर टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट। जो मटेरियल फैक्ट हैं यदि उसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया, जो मटेरियल फैक्ट हैं यदि उसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो क्या होगा? तो
इसमें क्या है, अ सीए इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वह क्या करता है, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा यदि वह क्या करता है, फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं कर पाया जो कि उसको पता था और जिसको यदि वो डिस्क्लोज नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, विच इज नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट जिसका डिस्क्लोजर करना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं बनती। क्योंकि उसने डिस्क्लोज नहीं किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बन गई, आपकी मिसलीडिंग बन गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग बन गई, जबकि वो एसोसिएटेड था इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब वही ऑडिट कर रहा था। ठीक, तो रिपोर्ट में उसने क्या किया, मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया जो कि उसको पता था और जिसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूरी था। ठीक, किस लिए जरूरी था? ताकि वो मिसलीडिंग ना होने पाए। तो वो क्या माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा। इसमें कुछ नोट्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसमें रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट दोनों आ जाएंगे, मतलब ऑडिट रिपोर्ट भी आ जाएगी और यदि कोई सर्टिफिकेशन का काम किया है तो वो भी आ जाएगा। ठीक, जो भी स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मेंबर्स इन एम्प्लॉयमेंट प्योरली फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एम्प्लॉय इन नॉर्मल कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी एंड नॉट मेड फॉर द सबमिशन टू आउटसाइड अथॉरिटी, ये कवर यहाँ पे नहीं होगा। निशांत जी, हाउ आर यू? हाँ बढ़िया है सर। निशांत जी आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? चलिए, तो ये क्या बोल रहा है कि यदि कोई सीए जो है वो एम्प्लॉय है और अपने एम्प्लॉयर के लिए यदि कोई चीज वो बनाता है जो कि बाहर सबमिट नहीं होनी है, आउटसाइड अथॉरिटी को सबमिट नहीं होनी है, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। क्या होगा? वो इसमें कवर नहीं होगा, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्ट या सर्टिफिकेट में नहीं होगा। तो उसमें कोई मटेरियल फैक्ट वगैरह छूट जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? चलिए आते हैं क्लॉज नंबर 6 पे। क्लॉज नंबर 5 में कोई क्वेरी है? क्लॉज नंबर 5 में कोई क्वेरी है? जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग, फिर आगे बढ़े हम। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए। निशांत जी ने बोला फाइन, कोई बात नहीं सर, आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्लॉज नंबर 6 पे आते हैं। फेल्यूर टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, डोंट बी कंफ्यूज। क्लॉज नंबर 5 में था मटेरियल फैक्ट। क्या था? मटेरियल फैक्ट। तो मटेरियल फैक्ट को इसने डिस्क्लोज नहीं किया था। क्लॉज नंबर 5 में क्या था? मटेरियल फैक्ट को इसने डिस्क्लोज नहीं किया था। क्लियर है? मटेरियल फैक्ट को इसने डिस्क्लोज नहीं किया था। अब क्लॉज नंबर 6 क्या बोलता है? मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं किया। क्लॉज नंबर 5 क्या था? मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया। क्लॉज नंबर 6 बोलता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं किया। क्लियर है? तो इसमें क्या है, जो सीए इन प्रैक्टिस है वो माना जाएगा गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वह क्या करता है, फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थी और ऑडिटर को पता थी। जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थी और ऑडिटर को पता भी थी, जबकि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ था, मतलब ऑडिट कर रहा था। ठीक, तो उसको यदि कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट पता थी और उसने रिपोर्ट में नहीं लिखी तो वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। क्लियर? क्लॉज नंबर 7 पे आते हैं। फेल्यूर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। तो अब एक चीज ये समझिए, देखिए अगर कहीं चीजें नहीं समझ में आएंगी तो प्लीज आप क्वेरी करें, कमेंट में लिखें, ताकि हम उसको भी क्लियर करते जाएं। लाइव क्लास का यही मतलब होता है, नहीं तो हम तो रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं ना,
लाइव आ रहे हैं तो इसका मतलब अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए क्लॉज नंबर 5 और 6 में यदि कोई गिल्टी पाया जाता है, अगर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के हिसाब से आपको लगता है कि क्लॉज नंबर 5 और 6 में वो गिल्टी है, तो वो क्लॉज नंबर 7 में ऑटोमेटिक गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन है। एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस मतलब ड्यू डिलिजेंस को एक्सरसाइज करने में वो क्या हुआ, फेल हो गया, फेल्यूर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। तो ड्यू डिलिजेंस की जो एक्सरसाइज है वो फेलियर उसमें भी मानी जाएगी। जो मटेरियल फैक्ट उसने डिस्क्लोज नहीं किया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं किया, तो वो भी तो भाई ड्यू डिलिजेंस को एक्सरसाइज नहीं किया ना। तो यदि आप क्लॉज 5 में पाया जाता है वो गिल्टी, तो आप जो लिखेंगे क्लॉज नंबर 5 रेड विथ क्लॉज नंबर 7, ठीक, दोनों में वो गिल्टी पाया जाएगा। क्लियर है? तो क्लॉज नंबर 7 क्या बोलता है कि सी इन प्रैक्टिस जो है गिल्टी या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा यदि वह क्या करता है, डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस या इज ग्रॉसली नेग्लिजेंट, मतलब एकदम, मतलब समझिए कि बेपरवाह हो गया है, इन द कंडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटी को कंडक्ट करने में, तो वो क्या माना जाएगा, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है कि वर्क शुड बी परफॉर्म विथ स्किल केयर एंड कॉशन। ग्रॉस नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि नेग्लिजेंस ऑफ हाई डिग्री, बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है, इधर अराइजिंग आउट ऑफ रेकलेस और डेलिबरेट फेल्यूर टू एक्ट ऑनेस्टली एंड रीजनेबली, मतलब ऑनेस्टली और रीजनेबली उसने काम नहीं किया जिस पे उसको करना चाहिए था, मटेरियल मैटर पे, जो मैटर, ऐसे मैटर पे जो मटेरियल है उस पे वो ऑनेस्टली काम नहीं किया या रीजनेबली काम नहीं किया। ठीक है, ग्रॉस नेग्लिजेंस का एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल करना इसलिए जरूरी है कि ये इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है, आप कृपया समझें बात को। ये इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल से क्वेश्चन जनरेट होते हैं इंस्टीट्यूट के, ठीक। तो जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन जनरेट होंगे वो इसी से जनरेट होंगे। तो ये क्या है, फेल्यूर टू चेक, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ग्रॉस नेग्लिजेंस का। भाई कैसे पता लगेगा ग्रॉस नेग्लिजेंस है, वो कैसे पता लगेगा? जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक ऑडिटर है जो बैंक बैलेंस को चेक नहीं किया पासबुक से, और एंड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ बैलेंसेस फ्रॉम बैंक, और बैंक से सर्टिफिकेट ऑफ बैलेंस भी नहीं लिया, तो वो ग्रॉस नेग्लिजेंस माना जाएगा। ठीक, क्लॉज नंबर 7 में। अगर ये एग्जांपल आता है तो क्लॉज नंबर 5-6 में नहीं होगा चीजें, क्योंकि क्लॉज नंबर 5 में यहां तो कोई मटेरियल फैक्ट नहीं छुपाया गया है और ना ही कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट था जिसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो ये प्योरली क्लॉज नंबर 7 का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अगर बैंक बैलेंस को पासबुक से नहीं मिलाया जाता है या और क्या बैंक से सर्टिफिकेट ऑफ बैलेंस नहीं लिया जाता है, तो क्या होगा, वो ग्रॉसली नेग्लिजेंस माना जाएगा और गिल्टी हो जाएगा क्लॉज नंबर 7 में। आकाश राजपूत जी, गुड इवनिंग आकाश जी, कैसे हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छी? चलिए आइए, दूसरा एग्जांपल कौन सा है ग्रॉस नेग्लिजेंस का, कि इसने क्या रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट इशू कर दिया ऑन बैलेंस शीट, वेयर एज रिपोर्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट कंडक्टेड, जो स्पेशल ऑडिट का रिपोर्ट आया बाद में। भाई पहले इसने जो रिपोर्ट दिया था ऑडिट का वो क्लीन रिपोर्ट दे दिया, लेकिन बाद में उसी एंटिटी की स्पेशल ऑडिट हुई जिसके रिपोर्ट में आया कि कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई। उसके रिपोर्ट में क्या पाई गई? कुछ इरेगुलरिटी which amounted to failure to examine the passbook and to verify cash balance। अब उसमें ये निकलता है, ठीक है, इसने तो क्लीन रिपोर्ट दे दिया, और क्लीन रिपोर्ट देने के बाद जब बाद में स्पेशल ऑडिट हुई तो उसमें ये बात पता लगी कुछ इरेगुलरिटीज आई। उस इरेगुलरिटीज को देखते हुए ये पता लगा कि वो इरेगुलरिटीज नहीं होती यदि इसने पासबुक और कैश बैलेंस को मिला लिया होता, या इरेगुलरिटी इसको पकड़ में आ जाती, ये रिपोर्ट कर देता, क्लीन रिपोर्ट ना देता। तो ये भी अपना क्या हुआ, ग्रॉस नेग्लिजेंस में आया, ये भी ग्रॉस नेग्लिजेंस में आ गया। ठीक, दूसरा है नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क रिलेटिंग टू ऑडिट एंड नॉन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट इन ड्यू टाइम टू इनेबल द कंपनी टू कंप्लाई विथ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। भाई कंपनी को इनेबल करना है कि वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करें।
तो वो उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, जो ऑडिट से रिलेटेड काम कंप्लीट नहीं किया, या रिपोर्ट टाइम से सबमिट नहीं किया, जिसके ना होने की वजह से जो कंपनी को स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करना था वो नहीं कर पाई, तो इसको भी अपने क्या करेंगे, ग्रॉस नेग्लिजेंस में मानेंगे। चौथा एग्जांपल क्या है, इश्यू करेगा रॉन्ग कंजम्पशन सर्टिफिकेट इश्यू किया इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल विदाउट एग्जामिनिंग स्टॉक रजिस्टर। कितनी बड़ी गलती है, स्टॉक रजिस्टर को एग्जामिन किए बिना उसने कंजम्पशन सर्टिफिकेट दे दी। भाई आप बिना चेक किए कंजम्पशन सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? तो अगर इस तरह की आप हरकत करते हैं तो ये भी ग्रॉस नेग्लिजेंस में माना जाएगा। पांचवा क्या है, एक्सेप्टिंग आर्बिट्रेरी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विदाउट एनी वेरिफिकेशन। जो मैनेजमेंट ने बताया कि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, उसको आपने मान के अपने बैलेंस शीट में उसको ठीक कर दिया, मतलब उसको ओके कर दिया। तो ये भी नहीं होना चाहिए। आप क्लोजिंग स्टॉक को चेक करेंगे, चेक करवाएंगे ना, फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह करवाएंगे ना, ये तो जरूरी है। तो अगर ऐसा काम आप करते हैं तो इस तरह की हरकतों के लिए आपको ग्रॉस नेग्लिजेंस माना जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें क्लॉज नंबर 8 पे। क्लॉज नंबर 8 क्या बोलता है ये समझिए। फेल्यूर टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इनको लेना था वो ये नहीं ले पाए, तो ये गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, सीए इन प्रैक्टिस को माना जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी यदि वह क्या करता है, फेल्स टू ऑब्टेन, क्या चीज, फेल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन विच इज नेसेसरी, जो जरूरी था ओपिनियन देने के लिए, या इट्स एक्सेप्शंस आर सफिशिएंटली मटेरियल टू निगेट द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन। तो भाई ये क्या बोल रहा है कि आपने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं की, जो कि जरूरी थी आपको अपना ऑडिट का जो आपने ओपिनियन एक्सप्रेस किया था वो एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी थी, और वो सफिशिएंटली इतना मटेरियल थी कि उसको जो आपने निगेट किया तो उसका इंपैक्ट आपके कहां पड़ गया, ओपिनियन पे पड़ गया। क्लियर? उसका इंपैक्ट कहां पड़ गया, ओपिनियन पे पड़ गया। तो आप क्या बोले जाएंगे, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 8 ऑफ पार्ट 1 शेड्यूल 2। क्लियर? क्लॉज नंबर 9 क्या बोलता है, क्लॉज नंबर 9 कहता है कि फेल्यूर टू इनवाइट डिपार्चर फ्रॉम ऑडिट प्रिंसिपल। ऑडिट प्रिंसिपल्स जो थे, ऑडिट प्रिंसिपल का ही आपने ठीक से पालन नहीं किया। आप ऑडिटर हैं और ऑडिटिंग प्रिंसिपल का ही पालन नहीं करेंगे तो भाई आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो माने जाएंगे। तो अ सीए इन प्रैक्टिस डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वह क्या करता है, फेल्स टू इनवाइट अटेंशन, मतलब वो ध्यान नहीं देता है टू एनी मटेरियल डिपार्चर, कुछ मटेरियल डिपार्चर हुई जो कि जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर है ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल टू द सर्कमस्टांसेस। जो एंटिटी के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल होना, जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर एप्लीकेबल होना है ऐसे का, वो हो रहा है लेकिन उस पर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया, फेल हो गए आप उसमें, फेल टू इनवाइट अटेंशन हो गए, तो उस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप क्या माने जाएंगे, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माने जाएंगे। इसमें कुछ नोट्स हैं वो कर लेते हैं। यदि इफ ऑडिटर फेल्स टू परफॉर्म द ऑडिट एज पर जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड, हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू द मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम सच प्रोसीजर। भाई यदि ऐसा होता है कि ऑडिटर फेल हो गया भाई ऐसे को कंप्लाई करने में, तो वो अपने रिपोर्ट में ये चीज लिखेगा कि जो उसने ध्यान नहीं दिया कंप्लायंस पे, उस कंप्लायंस का क्या फर्क पड़ सकता है, क्या फर्क पड़ सकता है, जो मटेरियल डिपार्चर का फर्क है वो क्या हो सकता है, तो ये चीज वो लिखेगा अपने रिपोर्ट में। कहां लिखेगा, रिपोर्ट में। क्लियर है? फिर क्या है, फेल्यूर टू परफॉर्म certain statutory function and duties is not excused merely by giving a qualification या reservation in audit report। भाई आप statutory function duties को ही परफॉर्म नहीं किए तो आप इस वजह से नहीं बच सकते
कि आपने रिपोर्ट को वो क्वालिफाई कर दिया या उसमें कुछ रिजर्वेशन लगा दिया है, तो इस वजह से आप नहीं बच सकते हैं। आप फिर बाद में बोलेंगे कि नहीं हमसे गलती हुई थी तो हमने मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दी, तो भाई इस वजह से आप नहीं बच सकते हैं। तो क्या करेगा, ही शुड क्लियरली इंडिकेट रीजंस फॉर फेल्यूर टू परफॉर्म ऑडिट एज पर जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड। उसको अपना रीजन पूरा साफ साफ बताना पड़ेगा, उसने क्यों ऐसा किया, क्यों वो ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कोई है भाई? एनीबडी? नोबडी? क्लॉज नंबर 10 पे आते हैं। क्लॉज नंबर 10 क्या बोलता है? फेल्यूर टू डिपॉजिट क्लाइंट मनी इन सेपरेट अकाउंट। भाई क्लाइंट से आपको कुछ पैसा मिला, इसको आप बैंक में जमा नहीं किए, इसको आप अपने पास रखे थे। भाई क्लाइंट से जो भी पैसा मिलता है, आप लोग देखे होंगे, आप लोग जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह करते होंगे, तो जो क्लाइंट से पैसा आता है, वो क्लाइंट से जो पैसा है वो सीए अपने अलग बैंक अकाउंट में रखता है। वो क्लाइंट अकाउंट करके हर सीए आजकल एक अकाउंट खोल देते हैं, उसमें सिर्फ क्लाइंट का पैसा रहता है जिससे टैक्स वगैरह जमा होती है। तो यदि आपको क्लाइंट से पैसा मिला और आपने उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा नहीं किया, तो भी आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माने जाएंगे। तो अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वह क्या करता है, फेल्स टू कीप मनी इन हिज क्लाइंट ऑफ हिज क्लाइंट मतलब क्लाइंट का जो पैसा था अदर देन फीस और रेम्यूनरेशन ऑफ मनी मीन टू बी एक्सपेंडेड। ठीक है, अच्छा इसमें वो पैसा नहीं गिना जाएगा जो वो अपने फीस के तौर पे, एडवांस के तौर पे लिया है। ठीक है, या ऐसा पैसा लिया जो कहीं खर्च करने थे, तुरंत जैसे खर्च करने हैं, वो खर्च का पैसा लिया है या अपना रिम्यूनरेशन का एडवांस वगैरह लिया है, तो वो इसमें इस पैसे में नहीं लिया जाएगा। उस पैसे को आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करने की जरूरत नहीं है। तो फेल्स टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट और टू यूज सच मनी फॉर द पर्पज ऑफ फॉर विच दे आर इंटेंडेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो भाई उस पर्पज के लिए, अच्छा देखिए पहले तो उसने जमा नहीं किया, जमा करने के बाद जिस पर्पज के लिए उसको पैसा मिला उस पर्पज पे उसने क्या किया, उसको खर्च भी नहीं किया। रीजनेबल टाइम मतलब कि मान लीजिए 15 तारीख को एडवांस टैक्स जमा करना था, 15 दिन पहले क्लाइंट ने पैसा दे दिया, 15 तारीख को आपने एडवांस टैक्स भी जमा नहीं किया, और क्या किया आपने, उसको सेपरेट बैंक अकाउंट में भी नहीं डाला, तो इसको आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा। अच्छा, यदि आपको एडवांस मिलता है अपने सर्विसेज के अगेंस्ट, तो वो इसमें कवर नहीं है, हम लोग पढ़ लिए हैं। मनी रिसीव्ड फॉर एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट विच आर इंटेंडेड टू बी स्पेंड विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट टाइम नीड नॉट टू बी पुट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। ठीक, तो जो शॉर्ट टाइम में एक्सपेंस करने हैं आपको, वो इसमें नहीं आएंगे, ये भी हम लोगों ने कर लिया है। मनी रिसीव्ड इन हिज कैपेसिटी एज ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर या लिक्विडेटर, इन 3 कैपेसिटी में यदि आपको पैसा मिलता है तो उसको तो आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना ही पड़ेगा, वो भी तुरंत इमीडिएटली। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग का 10 क्लॉज जो है पार्ट 1 का फिनिश हो गया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत कोई है? एनीबडी? हेलो, एक्सक्यूज मी, नोबडी? नहीं, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग पार्ट 2 पे आते हैं, सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2। ये है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किसके लिए? मेंबर्स जनरली के लिए, मतलब मेंबर्स इन प्रैक्टिस हो चाहे मेंबर्स इन सर्विस हो, जो मेंबर है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। A member of ICI is deemed to be guilty of professional misconduct यदि वह क्या करता है? कंट्रावेन करता है क्या? इस एक्ट की किसी प्रोविजन को, ये एक्ट मतलब CA एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, या कोई रेगुलेशन, अगर इसके रेगुलेशन बनी है देयर अंडर, मतलब
सीए एक्ट में यदि कोई रेगुलेशन है उसका कंट्रावेंशन करता है या कोई गाइडलाइन इशू की गई है काउंसिल के द्वारा उसका कंट्रावेंशन करता है तो क्या माना जाएगा? ये गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कोई भी हो, चाहे मेंबर्स इन प्रैक्टिस हो, चाहे मेंबर्स इन सर्विस हो। तो यहाँ लिखा है मेंबर ऑफ ICAI इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वह ऐसा काम करता है तो। अब इसमें कुछ रेगुलेशन है। रेगुलेशन 47 की बात होती है कि यदि आप अपने आर्टिकल क्लर्क से ठीक प्रीमियम रिसीव करते हैं कि भाई आप हमारे फर्म में आर्टिकल से तभी आप रखे जाएंगे जब आप हमको कुछ पैसा देंगे, तो ये प्रोहिबिटेड है। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पार्ट 2 का क्लॉज 1 आएगा और साथ में रेगुलेशन 47 का रेफरेंस भी आएगा। रेगुलेशन 48 क्या बोलता है? यदि आप आर्टिकल क्लर्क को मंथली बेसिस पे सैलरी नहीं देते हैं तो आप गिल्टी माने जाएंगे। मतलब आपको आर्टिकल क्लर्क को मंथली बेसिस पे सैलरी देना है, आप उसको 6 माही, तिमाही या साल भर के इकट्ठे सैलरी नहीं दे सकते हैं, ठीक। लेकिन यदि आप एक्सेप्ट किए हैं लोन किससे? आर्टिकल से इन केस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ आर्टिकल इज वायलेशन ऑफ रेगुलेशन 47। रेगुलेशन 47 का वायलेशन होगा, ये रेगुलेशन 47 का वायलेशन होगा। क्या होगा? रेगुलेशन 47 का वायलेशन होगा। जो प्रीमियम रिसीव की बात हुई थी कि आप किसी ऑडिट आर्टिकल को अपने यहाँ रखते हैं और रखने के बदले में उससे बोलते हैं कि ठीक है हमको प्रीमियम नहीं चाहिए, तुम एक काम करो, तुम हमको लोन दिलवा दो, भाई तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, हमको इतने रुपए का लोन दिलवा दो। अगर ऐसी हरकतें भी होती हैं तो वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मानी जाएंगी। क्लियर है? क्लॉज नंबर 2 पे आते हैं। क्लॉज नंबर 2 क्या बोलता है? अ मेंबर ऑफ ICAI क्या माना जाएगा? डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वह क्या करता है? डिस्क्लोज करता है कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो उसने एक्वायर की थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स। मतलब ये समझिए कि ये एम्प्लॉय होते हुए यदि अपने एम्प्लॉयर से कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ग्रैब्स की है, रिसीव की है, या आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आई है जो आपने एक्वायर की है, तो वो यदि आप डिस्क्लोज करते हैं तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के गिल्टी माने जाएंगे जब तक कि एम्प्लॉयर खुद ना बोले या लॉ परमिट ना करे। जब तक कि एम्प्लॉयर खुद ना बोले या लॉ परमिट ना करे तब तक। क्लियर है? क्लॉज नंबर 3 क्या बोलता है? मेंबर ऑफ ICAI प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का गिल्टी माना जाएगा यदि वो क्या काम करता है? कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि वो जानता है कि फॉल्स है, वो ये बात जानता है कि ये फॉल्स है। किसको? इंस्टीट्यूट को या इसकी काउंसिल को, कमेटी को, डिसिप्लिन डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को, डिसिप्लिन कमेटी को, अपीलेट अथॉरिटी को, या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को, या किसको? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को। ठीक है, तो इन लोगों को यदि आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं जो आप जानते हैं कि फॉल्स है, तो आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माने जाएंगे। क्लॉज नंबर 4 पे आते हैं। अ मेंबर ऑफ ICAI इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यदि वह क्या करता है? डिफॉल्टेट करता है या इम्बेजल करता है, मतलब गड़बड़ करता है जो वो मनी रिसीव्ड हुआ था इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी में। यदि आपको कोई पैसा मिला है उसके साथ यदि आप कोई फ्रॉड करते हैं या उस पैसे के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, इम्बेजल करते हैं, तो भी आप गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माने जाएंगे। अब आइए सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 2 भी खत्म हो गया है। यहां तक किसी को कोई परेशानी? हेलो एनीबडी? हेलो नोबडी? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ें।
किसी को कोई दिक्कत नहीं लग रही है? आगे बढ़ते हैं। आइए सेकंड शेड्यूल के पार्ट 3 पे आते हैं। ये क्या बोलता है? अदर मिसकंडक्ट फॉर मेंबर जनरली। अदर मिसकंडक्ट, अब ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, ध्यान दें, अदर मिसकंडक्ट है। किसके लिए? मेंबर जनरली के लिए, चाहे वो मेंबर इन प्रैक्टिस हो या मेंबर इन सर्विस हो। ठीक है। क्लॉज 1 क्या बोलता है? अ मेंबर ऑफ ICAI इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट यदि वह क्या करता है? गिल्टी पाया जाता है किसी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा उस ऑफेंस का जो पनिशेबल है 6 महीने से ज्यादा। 6 महीने से कुल मिला के अगर इसको 6 महीने से ज्यादा की जेल होती है, अगर इसको 6 महीने से ज्यादा की जेल होती है तो वो गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट माना जाएगा। क्लियर? यहां पे हम लोग का शेड्यूल खत्म होता है। क्या खत्म होता है? शेड्यूल। अब कुछ गाइडलाइंस बची हैं, उस गाइडलाइंस को हम लोग कर लेते हैं। काउंसिल जनरल गाइडलाइन, काउंसिल जनरल गाइडलाइन 2008। ठीक, इसमें से यदि कोई आपको क्वेश्चन फंसता है तो इसका जो रेफरेंस जाएगा वो काउंसिल जनरल गाइडलाइन का वायलेशन जाएगा। और साथ में क्लॉज कौन सी जाएगी? अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, आपको दिखा दें कि वो क्या कर रहा था। ये तो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा था, और क्या कर रहा था? ये देखिए यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड शेड्यूल का पार्ट 2 और जिसका क्लॉज 1 था उसमें लिखा था कि वो कंट्रावेन करता है इस एक्ट के किसी प्रोविजन को, ठीक है, या इस एक्ट में बने किसी रेगुलेशन को, या कोई गाइडलाइन इशू की गई है काउंसिल के द्वारा, उसका कंट्रावेंशन करता है तो वो किस क्लॉज में गिल्टी माना जाएगा? क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल, क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। तो ये जो काउंसिल जनरल गाइडलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका यदि कंट्रावेंशन होता है तो वो उसी क्लॉज में गिल्टी माना जाएगा। ठीक, चलिए इसको पढ़ते हैं फटाफट। चैप्टर नंबर 2 क्या बोलता है? कंडक्ट ऑफ अ मेंबर बीइंग एन एम्प्लॉई। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? जो मेंबर ऑफ ICAI है, जो एम्प्लॉय है, वो शैल एक्सरसाइज क्या करेगा? ड्यू डिलिजेंस एंड शैल नॉट बी ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन कंडक्ट ऑफ हिज ड्यूटी। खैर वैसे ये जो अभी हम लोगों ने क्लॉज में पढ़ा था, पार्ट 1 के क्लॉज में जो ग्रॉसली नेग्लिजेंस वाली बात हुई थी वो मेंबर्स इन प्रैक्टिस के लिए थी। और मेंबर्स इन एम्प्लॉय, मेंबर्स जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयमेंट में है, वो यदि ग्रॉसली नेग्लिजेंस होता है तो वो क्या करेगा? वो इसमें चैप्टर 2 में कवर होगा, काउंसिल जनरल गाइडलाइन के चैप्टर 2 में कवर होगा। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को लेके गाइडलाइन। जो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है, जो प्रैक्टिस में है, ठीक है, या फर्म ऑफ CA है, वो मेंटेन करेगी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग कैश बुक एंड लेजर। तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करती है तो चैप्टर 5 ऑफ काउंसिल जनरल गाइडलाइन का तो गिल्टी है ही है, साथ में चूंकि इसका वायलेशन किया है काउंसिल जनरल गाइडलाइन का, तो कहां पे गिल्टी माना जाएगा? क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। क्लियर है? आगे बढ़े। आप लोग तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे भाई। कोई है? हेलो, एनीबडी? नोबडी? ये जो हम नोट्स करवा रहे हैं, ये नोट्स आप लोग के पास ऑलरेडी है, इसकी कॉपी देने की तो जरूरत नहीं है ना, हमने शेयर कर दिया था इसको अपने ग्रुप में, तो होप कि ये नोट्स आप लोगों के पास होंगे। चलिए चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। ये क्या बोलता है? टैक्स ऑडिट असाइनमेंट अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स। चलिए, तो मेंबर ऑफ ICAI क्या बोलता है? जो प्रैक्टिस में है वो शैल नॉट एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में क्या, मोर देन द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट
जो स्पेसिफाइड नंबर बताए गए हैं उस नंबर से ज्यादा टैक्स ऑडिट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। भाई वो अकेले सीए थोड़ी है, इतने सीए हैं, सबको काम मिलना चाहिए, तो वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता है जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट हैं जो कि असाइन किए गए हैं 44 AB में। ठीक, तो इन द केस ऑफ द फर्म द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट क्या होगा, पर पार्टनर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको पर पार्टनर देखा जाएगा इसमें। ठीक है, और जहां पे कोई पार्टनर है जो फर्म का पार्टनर है इज ऑल्सो पार्टनर ऑफ एनी अदर फर्म, देन द नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट विच मे बी टेकन फॉर ऑल द फर्म टुगेदर इन रिलेशन टू सच पार्टनर सेल नॉट एक्सीड द एग्रीगेट। जो भी नंबर बताए गए हैं वो टोटल जितने भी फर्म में पार्टनर है सबका मिला के टोटल से एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो स्पेसिफाइड नंबर है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब यहां बोलता है वेयर एनी पार्टनर ऑफ फर्म एक्सेप्ट वन और मोर टैक्स ऑडिट असाइनमेंट इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी द टोटल नंबर ऑफ सच असाइनमेंट विच मे बी एक्सेप्टेड बाय हिम सेल नॉट एक्सीड द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ असाइनमेंट इन एग्रीगेट। ठीक है, इंडिविजुअल भी यदि वो अपना असाइनमेंट लेता है तो वो भी स्पेसिफाइड नंबर से ऊपर नहीं जा सकते हैं। अब जो ऑडिट कंडक्ट किए जा रहे हैं 44 AD में, 44 ADA में, 44 AE में shall not be taken into account for the purpose of reckoning the specified number of tax audit assignment। तो भाई टैक्स ऑडिट असाइनमेंट में ये वाले ऑडिट नहीं आएंगे जो 44 AD में है, 44 ADA में है और 44 AE में है। ठीक, अब सर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ असाइनमेंट, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ असाइनमेंट बहुत बार बोल दिए, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ असाइनमेंट मतलब होता क्या है? स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट असाइनमेंट मतलब हुआ यदि सीए इन प्रैक्टिस है तो 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट, और फर्म है तो 60 टैक्स ऑडिट पर पार्टनर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? और स्पेसिफाइड नंबर को कंप्यूट करते समय, ठीक है, हर साल का ऑडिट लिया जाएगा सेपरेट असाइनमेंट के लिए। ठीक, इन कंप्यूटिंग स्पेसिफाइड नंबर ईच ईयर ऑडिट विल बी टेकन ए सेपरेट असाइनमेंट। भाई हर साल का काउंट करना है, हर साल का अलग अलग काउंट होगा। एचओ और ब्रांच का ऑडिट आपने एक साथ कर रहे हैं तो उसको एक माना जाएगा। ठीक है, और यदि आप ऑडिट कर रहे हैं एक या एक से ज्यादा ब्रांचेस की, ठीक, उसको भी एक माना जाएगा। A CA being a part-time partner of firm shall not be taken into account for the purpose of reckoning the tax audit assignment। अगर आप कहीं पार्ट टाइम पार्टनर है तो आपका वहां लिमिट काम नहीं आएगा। आपकी लिमिट, आप जहां पे जिस फर्म में पार्ट टाइम पार्टनर है वो फर्म आपकी लिमिट यूज नहीं कर सकती है। ये बात बोल रहा है। फिर a CA in practice shall maintain a record of tax audit assignment accepted by him in each financial year in the format as may be prescribed by the council। भाई एक फॉर्मेट बनाया गया है काउंसिल के द्वारा, तो जो भी सीए इन प्रैक्टिस है वो क्या करेगा, उसी फॉर्मेट में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। क्लियर है? It is clarified by the ICI that any partner in the firm can sign tax audit report on behalf of the firm। भाई ये बात तो आपको पता ही है, ये बात तो आपको पता ही है। जैसे मान लीजिए 4 हैं पार्टनर तो 60 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट एक पार्टनर ले सकता है, तो 240 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट वो फर्म ले सकती है, और ये 240 का 40 सिर्फ एक ही पार्टनर साइन कर सकता है। ये 40 का 40 कौन साइन कर सकता है? सिर्फ एक ही पार्टनर साइन कर सकता है। कौन साइन कर सकता है? पार्टनर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभिषेक वैद्य सर, 1 क्वेश्चन बताइए। अभिषेक वैद्य जी, क्या क्वेश्चन है बताइए सर। अभिषेक जी, अभिषेक जी जल्दी। चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं। अभिषेक वैद्य जी अपना क्वेश्चन टाइप करते हैं तब तक। तो ये क्या था?
पूरी की पूरी जितनी भी ऑडिट जिसने ली है टैक्स ऑडिट, ये सारा का सारा कोई भी एक पार्टनर साइन कर सकता है। चैप्टर नंबर 7 ये क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस। AUA इज इक्वल टू, मतलब समझ में नहीं आया अभिषेक जी, AUA मतलब क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ AUA कहीं लिखा है क्या कॉपी में? AUA का फुल फॉर्म बताएं सर। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। AUA का मतलब बताइए। चलिए, चैप्टर नंबर 7 क्या बोलता है कि यदि आप अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करते हैं, अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का पेमेंट नहीं हुआ है, तो अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का पेमेंट नहीं हुआ है तो इस केस में अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है तो उसके लिए क्या रेगुलेशन बने हैं वो देख लेते हैं। अ मेंबर ऑफ ICAI इन प्रैक्टिस shall not accept the appointment as auditor of an entity in case of undisputed audit fees। भाई ये तो मना कर रहा है, यदि अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस बाकी है पुराने वाले ऑडिटर का तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ऑनियन ए दास, ऑनियन ए डैश इक्वल टू, मैं क्वेश्चन ऐसा पूछिए यार समझ में आए हमारे भी, हिंदी में पूछिए अंग्रेजी में पूछिए नहीं समझ में आ रहा सर। ओनियन ए दास मतलब ओनियन ए डैश इज इक्वल टू, आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज इलेबोरेट योर क्वेरी। तो a member of ICAI in practice shall not accept the appointment of auditor entity in case of undisputed audit fees of another CA for carrying out the statutory audit under any law has not been paid। किसी भी लॉ में अगर वो स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है, किसी भी लॉ में यदि वो स्टैट्यूटरी ऑडिट किया है और उसका फीस बाकी है तो नया ऑडिटर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। दिस चैप्टर इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ सिक यूनिट। अगर सिक यूनिट है और उसने अगर पुराने ऑडिटर का पैसा बाकी लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जाने दीजिए भाई, ओनियन ए डैश मतलब नहीं समझे ना भाई, उसको आप हिंदी में लिखिए क्या लिखना चाह रहे हैं। जाने क्यों दीजिए भाई, आपको क्वेरी आई है तो बताना पड़ेगा ना, हमारी जिम्मेदारी है। अ यूनियन ए डैश ऐसे है क्या? चलिए कोई नहीं, क्वेरी समझ में आएगी तभी तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए, सिक यूनिट मतलब क्या होती है? एक यूनिट, ये देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, ये अमेंडेड हुआ है, ये अमेंड हुआ है, पहले ये कुछ और था, इसमें अब कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से। सिक यूनिट मतलब क्या होता है? ऐसी यूनिट जो रजिस्टर्ड है, जो कि रजिस्टर्ड है फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, ठीक है, जिसको रजिस्टर्ड हुए 5 साल नहीं हुए। सिक यूनिट मीन्स यूनिट रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर, ठीक है, मतलब 5 साल से कम तो रजिस्टर्ड वो नहीं है, मतलब 5 साल हो चुके हैं रजिस्टर्ड हुए, ठीक, 5 साल हो गए हैं। यदि कोई यूनिट है जिसको 5 साल हो गए रजिस्टर्ड हुए, विच हैज एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, उसकी एक्यूमुलेटेड लॉसेस या तो बराबर हो गई हैं या एक्सीड कर रही हैं इट्स इंटायर नेट वर्थ। तो जो लॉसेस हैं, लॉसेस मतलब कौन सी हुई? टोटल लॉसेस इज मोर देन या इक्वल टू नेट वर्थ, नेट वर्थ हो गई है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। चैप्टर नंबर 8 ये क्या बोलता है? स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। देखिए, टैक्स ऑडिट असाइनमेंट जो थी वो एक अलग थी, ठीक है, 60 थी पर पार्टनर, 60 थी पर पार्टनर। तो टैक्स ऑडिट तो किसी का होगा? एनी एंटिटी का। ये क्या था? एनी एंटिटी का, एनी एंटिटी का
टैक्स ऑडिट असाइनमेंट था 60, जो भी हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले। इसमें बोल रहा है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। सर ये क्या अलग हो गया क्या? हाँ, ये अलग है। ये बात करता है किसकी? कंपनी के ऑडिट की। किसकी बात करता है? कंपनी के ऑडिट की बात करता है। ये एनी एंटिटी ऑडिट की बात कर रहा था, जो 60 का था ना अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, वो एनी की बात कर रहा था। ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सिर्फ कंपनी का। तो अ मेंबर इन प्रैक्टिस शैल नॉट होल्ड एट एनी टाइम अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन स्पेसिफाइड नंबर। इसमें भी स्पेसिफाइड नंबर है, इसमें भी स्पेसिफाइड नंबर है। कंपनी का अंडर सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 141 में अपॉइंटमेंट होती है, तो 141 के हिसाब से वो अपॉइंटमेंट स्पेसिफाइड नंबर से ज्यादा कंपनी का नहीं ले सकता है। यदि फर्म है तो ये पर पार्टनर हो जाएगा, इनटू पार्टनर हो जाएगा। ठीक, वेयर एनी पार्टनर ऑफ द फर्म ऑल्सो अ पार्टनर ऑफ एनी अदर फर्म, तो जो नंबर गिना जाएगा वो टोटल में गिना जाएगा पर पार्टनर। स्पेसिफाइड नंबर मतलब अगर इन केस ऑफ सीए इन प्रैक्टिस और प्रोप्राइटरी फर्म तो 30 ऑडिट असाइनमेंट एक्सक्लूडिंग ओपीसी एंड डोरमेंट कंपनी, एक्सक्लूडिंग ओपीसी एंड डोरमेंट कंपनी। तो ओपीसी और डोरमेंट कंपनी को छोड़ के 30 ऑडिट असाइनमेंट वो कंपनी का ले सकता है। लेकिन अगर कंपनी ओपीसी है या डोरमेंट कंपनी है, अगर वो कंपनी ओपीसी है या डोरमेंट कंपनी है तो वो क्या कर सकता है? उसका ऑडिट वो ले सकता है, वो इसमें 30 में काउंट नहीं होंगे। इन केस ऑफ फर्म 30 टैक्स ऑडिट असाइनमेंट पर पार्टनर होगा एक्सक्लूडिंग ओपीसी एंड डोरमेंट कंपनी। ठीक, चलिए, तो वाइल कंप्यूटिंग स्पेसिफाइड नंबर द नंबर ऑफ ऑडिट विच मेंबर और एनी पार्टनर ऑफ हिज फर्म हैज एक्सेप्टेड whether singly or in combination with any other CA in practice shall be taken into account। तो भाई उसने ऑडिट लिया है तो काउंट होगा, चाहे वो अकेले लिया हो चाहे किसी के साथ मिल के लिया हो। हाँ, ऑडिट ऑफ हेड ऑफिस और ब्रांच का है, उसको एक ऑडिट माना जाएगा। वन और मोर ब्रांचेस का ऑडिट है तो उसको भी एक माना जाएगा। नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ अ फर्म ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, इसको काउंट किया जाएगा। जिस दिन ऑडिट एक्सेप्ट हुई है उस दिन कितने नंबर ऑफ पार्टनर हैं इनटू पार्टनर, ये हो जाएगा आपकी लिमिट। अ सीए इन प्रैक्टिस वेदर इन फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, यदि कहीं पे फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉय है वो, तो वो क्या करेगा? शैल नॉट बी काउंटेड फॉर रिकॉर्डिंग स्पेसिफाइड नंबर बाय द फर्म। सर तो ठीक है, तो अगर वो कहीं पे एम्प्लॉय में है, एम्प्लॉय है, पार्ट टाइम फुल टाइम एम्प्लॉय है, तो वहां पे उसकी लिमिट काउंट नहीं होगी, वहां पे उसकी लिमिट काउंट नहीं होगी। उस फर्म में अगर कोई फर्म किसी सीईओ को एम्प्लॉय हायर करती है तो वो उस एम्प्लॉय की लिमिट का ऑडिट वो खुद नहीं ले सकती है। लिमिट लेने के लिए आपको उसको पार्टनर बनाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पार्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर है, शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग द, भाई पार्ट टाइम यदि काम कर रहा है तो उसके तो लिमिट ली ही नहीं जाएगी। ये हम लोग अभी इसके पहले भी किए थे। अ सीए इन प्रैक्टिस एज वेल एज द फर्म शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट असाइनमेंट इन फॉलोइंग फॉर्मेट। जो भी ऑडिट असाइनमेंट होगी उसके लिए फॉर्मेट नीचे बना हुआ है, ये लेगी। सीरियल नंबर, ठीक है, नेम ऑफ कंपनी ABC लिमिटेड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहे यहाँ पे। फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट रहेगा, जैसे मान लीजिए 15/4 जो भी साल हो, 15/4 जो भी साल हो। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होगा कि आपने जैसे 20 तारीख को एक्सेप्ट कर लिया तो 20/4 जो भी ईयर हो। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हम लोग काम करेंगे। चैप्टर नंबर 9 क्या बोलता है? चैप्टर नंबर 9 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी? तो ये बोल रहा है मेंबर इन प्रैक्टिस शैल नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ PSU, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, और वो लिस्टेड कंपनी जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो किसकी बात हो रही है? PSU की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, गवर्नमेंट कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की, और वो लिस्टेड कंपनी की जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। तो उसका ये ऑडिट नहीं ले सकते हैं
उसका ये ऑडिट नहीं ले सकते हैं यदि वेयर ही एक्सेप्ट एनी अदर वर्क, जहां पे वो कोई और काम ऑलरेडी कर रहे हैं और उसकी रेम्युनरेशन जो है वो ज्यादा है, उसकी रेम्युनरेशन ज्यादा है, उनकी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट की जो फीस होनी है उससे ज्यादा तो वो उस फर्म से कोई और काम का ले रहे हैं। भाई ये जो चार हैं, पीएसयू, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ टर्नओवर वाली, तो इसमें क्या होगा कि इसका ये ऑडिट तब एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब ऑडिट फीस कम है। यदि वो इसी कंपनी में किसी और कोई और काम कर रहे हैं, उसकी फीस ऑडिट फीस से ज्यादा हुई तो ठीक, तब ये नहीं ले सकते हैं। द टर्म अदर वर्क सर्विसेज असाइनमेंट क्या होगा, इंक्लूड होगा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज भी, जो हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2 और क्लॉज नंबर 4 में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, शैल नॉट इंक्लूड क्या, ऑडिट अंडर एनी अदर इंस्टीट्यूट। भाई अदर इंस्टीट्यूट में, अदर भाई इंस्टीट्यूट में यदि आप कोई ऑडिट लेते हैं तो वो इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सर्टिफिकेशन वर्क एक्सेप्ट नहीं होगा, या एनी रिप्रेजेंटेशन बिफोर एन अथॉरिटी, ये नहीं होगा। भाई रिप्रेजेंटेशन का काम नहीं ले सकते हैं, मतलब इसमें मतलब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में ये नहीं आएगा। अगर आप ऑडिट करते हैं किसी और इंस्टीट्यूट में तो भले उसकी फीस ज़्यादा है, सर्टिफिकेशन करते हैं तो भले उसकी फीस ज़्यादा है, या कोई रिप्रेजेंटेशन वर्क करते हैं तो भले उसकी फीस ज़्यादा हो, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक, तो चैप्टर नंबर 10 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर व्हेन ही इज इंडेप्टेड टू अ कंसर्न। तो भाई ठीक है, इसमें एक चीज है कि यदि लॉ ने लिमिट फिक्स की है तो वो लिमिट आप मानेंगे। ठीक, उससे ज्यादा आप लोन वगैरह नहीं ले सकते हैं कंपनी से, इंडेप्टेड नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर लॉ ने लिमिट फिक्स नहीं की है तो ये प्रोफेशनल एथिक्स ने लिमिट फिक्स की है, कितनी, 1 लाख की। ठीक, चैप्टर नंबर 11 क्या बोलता है, डायरेक्शन इन केस ऑफ अनजस्टिफाइड रिमूवल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को आप ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते हैं। अ मेंबर इन प्रैक्टिस शैल फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय द काउंसिल टू हिम बीइंग द incoming auditor not to accept the appointment in the case of unjustified removal। भाई अनजस्टिफाइड रिमूवल हुआ है तो आप अर्लियर ऑडिटर का अनजस्टिफाइड रिमूवल हुआ है तो नया ऑडिटर को ये बोला जा रहा है कि आप उसका वहां का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गाइडलाइन फॉर टेंडर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, ये हो गया है। चैप्टर नंबर 14 ये क्या बोलता है, यूनिक डॉक्यूमेंट, यूडिन की बात कर रहा है। यूडिन तो मेंबर क्या बोलते हैं, मेंबर इन जो प्रैक्टिस होंगे, मेंबर इन प्रैक्टिस जो होंगे वो जनरेट करेंगे यूडिन फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्टिफिकेट वर्क, जीएसटी वर्क और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए और अदर ऑडिट एश्योरेंस के लिए, और जो भी अटेस्टेशन फंक्शन करते हैं उसके लिए भी जो वो लिए हैं या वो साइन किए हैं, उन सब के लिए यूडिन जनरेट किया जाएगा। इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी कब से किया गया है, अगर सभी सर्टिफिकेशन काम के लिए ये मैंडेटरी है 1 फरवरी 2019 के बाद से मतलब 1 फरवरी 2019 से जितने भी जीएसटी और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप बना रहे हैं वो 1 अप्रैल 2019 से आपका मैंडेटरी है यूडिन जनरेट करना। और यदि अदर ऑडिट एश्योरेंस ले रहे हैं तो 1 जुलाई 2019 से आपको यूडिन जनरेट करना जरूरी है। अब क्या है, चैप्टर नंबर 15 बोलता है गाइडलाइन फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की गाइडलाइन हम लोग अलग से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर ये क्या है, 16 है, लोगों की गाइडलाइन। भाई लोगों की गाइडलाइन, भाई ये है लोगो, सीए की लोगो ये है ना इसकी गाइडलाइन है। तो लोगो क्या है, कंसिस्ट ऑफ लेटर सीए है, उसमें टिक मार्क जो होगा राउंडेड रेक्टेंगल, मतलब जो रेक्टेंगल बनेंगे ये यहाँ पे कोने में राउंडेड होंगे, ये देखे होंगे सीए का तो कोने में राउंडेड रहता है, राउंडेड रेक्टेंगल विथ वाइट बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड होगा इसका ये वाइट होगा। लेटर सीए हैव बीन पुट इन ब्लू,
CA जो लिखा जाएगा वो ब्लू में लिखा जाएगा, जो क्या डिनोट करता है, क्रिएटिविटी को, इनोवेटिवनेस को, नॉलेज को, इंटीग्रिटी को। ब्लू कलर क्या डिनोवेट करता है उसकी बात हो रही है। क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, नॉलेज, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, ट्रूथ, स्टेबिलिटी एंड डेप्थ को डिनोट करता है। तो जो अपसाइड डाउन टिक मारा जाता है, अंदर ए में ऐसे मारा जाता है ना, वो यूज किया जाता है किसके लिए, सिंबलाइज करने के लिए विजडम और वैल्यू ऑफ द प्रोफेशनल की वैल्यू और विजडम को सिंबलाइज करता है। ये जो टिक मार्क है ये किसको सिंबलाइज करता है, विजडम एंड वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल को। तो ग्रीन कलर का जो टिक है वो सिग्निफाइज करता है क्या, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी एंड फ्रेशनेस को। ठीक, मेंबर्स आर इनकरेज टू यूज द न्यू लोगो। मेंबर्स को इनकरेज किया जा रहा है कि वो नए लोगों को एक्सेप्ट करें और यूज करें। ठीक, चैप्टर नंबर 17 क्या बोलता है, गाइडलाइन फॉर कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस ये नया है, ये हम लोग सेक्शन में पढ़ते थे कि भाई एक CA फर्म जो है कंपनी नहीं बना सकती है, LLP की तरह तो काम कर सकती है लेकिन कंपनी की तरह काम नहीं कर सकती है। तो जो काउंसिल है वो डिसाइड करेगा टू अलाउ मेंबर इन प्रैक्टिस टू रेंडर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज के काम को ये लोग कॉर्पोरेट फॉर्म में कर सकते हैं, अब अलाउ हो गया है, सब्जेक्ट टू गाइडलाइन, लेकिन कुछ गाइडलाइन का इनको पालन करना पड़ेगा। ठीक, काउंसिल ने डिसाइड किया है कि मेंबर को अलाउ करें इन प्रैक्टिस टू होल्ड द ऑफिस ऑफ MD, WTD या मैनेजर। ये मना किया गया था पिछले क्लॉज में, जो हमने क्लॉज पढ़ा कि MD, WTD मैनेजर नहीं बन सकते हैं, स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। लेकिन ये बोल रहा है कि हाँ हम उनको अलाउ करते हैं कि आप बन सकते हैं MD, WTD मैनेजर किसी बॉडी कॉर्पोरेट का जो कंपनीज एक्ट में तो बनी है, लेकिन वो क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइडेड दैट वो बॉडी कॉर्पोरेट इंगेज होनी चाहिए रेंडरिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज। बॉडी कॉर्पोरेट क्या दे रही है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज दे रही है, तो उस कंपनी का आप MD, WTD मैनेजर बन सकते हैं बिना कोई स्पेशल परमिशन के। क्लियर है? वेरियस कंडीशन एज स्टेटेड इन द गाइडलाइन आर। अब क्या कंडीशन है भाई, नाम का क्या चक्कर है भाई, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी शैल हैव डिस्टिंक्ट नेम, जो कि नाम कौन अप्रूव करेगा, इंस्टीट्यूट। भाई डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए और अप्रूवल कौन करेगा, इंस्टीट्यूट अप्रूव करेगी। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जैसे ही कि नाम का अप्रूवल होगा आप कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। एथिकल कंप्लायंस आपको करनी है। Once the company is registered with ICI, it will be necessary to comply the following requirement. क्या क्या, पहला, if the individual practitioner or sole proprietor firm या partnership firm is a statutory auditor of an entity, then the company should not accept the internal audit or bookkeeping or such other assignment which are प्रोहिबिटेड फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। भाई जब आप किसी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, किसी फर्म वगैरह के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, किसी प्रोप्राइटरशिप का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, तो उस कंपनी फर्म या एंटिटी का आप इंटरनल ऑडिटर नहीं बन सकते हैं, बुक कीपिंग उसका नहीं कर सकते हैं, जनरल एंट्री वगैरह पास नहीं कर सकते हैं और कुछ अदर असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए प्रोहिबिटेड है, सेक्शन नंबर 144 वाले बेसिकली अगर कंपनी का है तो। फिर सीलिंग ऑन नॉन ऑडिट फीस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन रिलेशन टू कंपनी। भाई नॉन ऑडिट फीस के ऊपर जो सीलिंग लगाई गई है वो भी एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगी। और कंपनी को क्या कंप्लाई करना होगा, क्लॉज 6 और 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी कंप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, कंपनी शैल गिव एन अंडरटेकिंग। भाई कंपनी एक अंडरटेकिंग देगी कि वो कंप्लाई करेगी विद क्लॉज 6 और 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ठीक, तो ये अपनी गाइडलाइन हो गई। ये सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स हैं। चलिए, तो ये सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स और भी कुछ गाइडलाइंस अभी बची हैं, ये अपने करेंगे कल। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये काउंसिल जनरल गाइडलाइन हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बीच में एक नेटवर्किंग गाइडलाइन बची है, वो अपनी सेपरेटली करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आइए भाई, कोई क्वेरी वाले हैं तो आइए फटाफट क्वेरी सॉल्व कर लिया जाए।
अभिषेक वैद्य जी ने बताया नहीं कि ऑनियन ए डैश का मतलब क्या हुआ। बताइए सर जी, किसी को कोई दिक्कत? आइए आइए फटाफट क्वेरी वालों। चलिए कोई बात नहीं, किसी को कोई दिक्कत होगा तो ग्रुप में पूछ सकता है। ठीक है, ग्रुप आप लोग सब ज्वाइन किए हुए हैं।